हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी में जो छठा चैप्टर था उसका हम लोग ने आधा पोर्शन पढ़ लिया था। ठीक है, तो बाकी का जो आधा पोर्शन है वो आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, श्वसन के बारे में। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, हम लोग पढ़ेंगे श्वसन यानी रेस्पिरेशन के बारे में। क्रियाकलाप के द्वारा इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें देखें क्या है। एक परख नली में ताज़ा तैयार किया हुआ चूने का पानी लीजिए और इस चूने के पानी में निःश्वास द्वारा निकली वायु प्रवाहित कीजिए। यानी जब हम लोग श्वसन करते हैं, तो जब हम लोग इन्हेलेशन करते हैं यानी सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा रहता है, और उसी समय ही जस्ट हम लोग जो एक्सहेलेशन करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, उसी को ही निःश्वास कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, निःश्वास करना है। नोट कीजिए कि चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगता है, क्योंकि चूने का जो पानी होता है उसमें जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद वो चूने का पानी जो है वो दूधिया रंग दे देता है। तो वही यहाँ पे देखना है कि कितना टाइम ले रहा है वो दूधिया होने में। वही दूसरी एक जो है परख नली लीजिए, उसमें आपको क्या करना है, सिरिंज या पिचकारी द्वारा दूसरी परख नली में ताज़े चूने का पानी लेकर के वायु प्रवाहित कीजिए। मतलब दूसरी जो परख नली लेंगे उसमें भी चूने का पानी लिया है, और उसमें पिचकारी या जो जो भी आपके पास होगा उससे जो है आप उसमें सिर्फ वायु प्रवाहित करेंगे जो वायुमंडल में है। ठीक है, अब नोट कीजिए कि इस बार चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगेगा। पहली बार कितना समय लगेगा और दूसरी बार कितना समय लगेगा। और निश्वास द्वारा जो निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में ये हमें क्या दर्शाता है। ये एक्सपेरिमेंट कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को दर्शा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है परख नली ए में, नलिका में ये निश्वास के द्वारा जो है इसमें पानी जो है मतलब वायु जो है वो छोड़ी जा रही है, वही है पिचकारी के द्वारा। तो देखिए, हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है जब हम लोग एक्सहेलेशन करते हैं तो उसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, और वही नॉर्मल जो है एयर होगी उससे कहीं ज़्यादा उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहली वाली परख नली है उसका जल्दी उसका जो चूने का पानी जो होगा वो दूधिया हो जाएगा, वही दूसरी वाली का कुछ समय लगाएगा। ठीक है, क्योंकि वायु में भी तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्रियाकलाप देखिए। इसमें हमें देखना है, किसी फल का रस या चीनी का घोल लेकर के, फल का रस लें या फिर चीनी का घोल लें, उसमें क्या डाल दें, यीस्ट डाल दें। उसके बाद एक छिद्र वाली कॉर्क यानी वो जो परख नली है उसको सील पैक कर दें, वो भी किसी छिद्र वाली कॉर्क से, और परख नली में इस मिश्रण को लेकर के उसे पैक कर दें। ठीक, उसके बाद एक कॉर्क से मुड़ी हुई कांच की एक नली लगा दें। उसी कॉर्क में एक मुड़ी हुई कांच की नली लगाएं और कांच की नली के स्वतंत्र सिरा जो है उसको ताज़े तैयार चूने के पानी वाली जो परख नली है उसमें ले जाएं। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, चूने के पानी में होने वाले परिवर्तन को, इस परिवर्तन में लगने वाले समय को का अवलोकन कीजिए। मतलब कहने का है कि जो चूने के पानी में जो भी चेंजेस हो रहे होंगे वो देखना है, उसको भी जो है हमको नोट डाउन करना होगा, और साथ ही साथ उसमें जो भी चेंजेस में जितना समय लग रहा है उसको भी देखना होगा। और किण्वन के उत्पाद के बारे में हम क्यों क्या दर्शाता है। ठीक है, ठीक है, हम ये क्या दर्शा रहा है। तो देखिए, हम ये जानते हैं कि जो किण्वन की यानी फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो आपने देखा होगा कि जो है बेकरी वगैरह होती हैं उसमें मेनली फर्मेंटेशन की ही प्रोसेस कराई जाती है यीस्ट के द्वारा। और क्या किया जाता है, तो जो ब्रेड होती है, जो बंद वगैरह होता है, ठीक है, तो उन सब में हम देखते हैं कि इन सब में जो आटा होता है उसको फर्मेंट करा करके उसे बनाया जाता है। और जब हम उसको ब्रेक करते हैं उसके अंदर देखते हैं तो हमको स्पॉन्जी जैसा लगता है, और इसमें काफ़ी एयर स्पेस रहते हैं। ब्रेड में देखिए कितने सारे एयर स्पेस रहते हैं, वो कैसे होते हैं, फर्मेंटेशन की प्रोसेस जो होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होती है तो ये जो है, जो हमारी जो डो वगैरह होता है, जो आटा वगैरह होता है, ठीक है, ब्रेड का, तो उन उसमें जो है काफ़ी सारे एयर स्पेस कर देती है। ठीक है, तो इसी वजह से होता है। तो यहाँ पे भी वही फर्मेंटेशन की प्रोसेस हुई। आप चाहे फल का रस लीजिए चाहे चीनी का घोल लीजिए, उसमें यीस्ट जब डालेंगे तो फर्मेंटेशन होगी, और फर्मेंटेशन की प्रोसेस से क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और उसको जो है डाला जा रहा है, प्रवाहित किया जा रहा है किसमें, चूने के पानी में, तो वो उसका पानी जो है वो दूधिया हो जाएगा। अब आगे देखिए, पिछले अनुभाग में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं कि जीव जो है वो क्या क्या पोषण करते हैं। ठीक है, जिन खाद्य पदार्थों का अंतःग्रहण पोषण प्रक्रम में
मतलब पोषण प्रक्रम के लिए जो होता है, जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। यानी कि जो खाद्य पदार्थ जो जीव हैं, ठीक है, जो भी खाद्य पदार्थ वो खाते हैं, तो उनकी जो सेल्स होती हैं वो लाइफ साइकिल के लिए, जीव प्रक्रम के लिए जो है वो ऊर्जा प्रदान कर लेती हैं, उसे ऊर्जा मतलब जो है उसे ऊर्जा प्राप्त करती हैं। उसके बाद विविध जीव इसे भिन्न विधियों द्वारा करते हैं। अब अलग अलग जीवों में ये जो भोजन को ग्रहण करने के बाद जो एनर्जी मतलब एनर्जी लेने की जो पूरी प्रोसेस है, अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से होती है। जैसे कि कुछ जीव हैं वो ऑक्सीजन का उपभोग, तो कुछ जो जीव हैं वो ऑक्सीजन का उपयोग जो है वो ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, कि जो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है उसका यूज़ करके ग्लूकोज को पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जिससे वो बना था वो कंप्लीट उसी प्रोडक्ट में टूट जाता है, ठीक है, विखंडित कर देता है और एनर्जी रिलीज हो जाती है। जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं। दूसरे पथ का उपयोग कैसे करते हैं कि जो है उसके लिए जो ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है, वो वाला पथ का यूज़ करते हैं। तो इन सभी अवस्थाओं में जो ये दूसरा पथ जो है उसमें क्या क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, पहला चरण ये बताएगा कि ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज 6 कार्बन वाला अणु है, उसका 3 कार्बन वाले अणु यानी पायरुवेट में विखंडन हो जाएगा। फिर इसके बाद यह प्रक्रम कोशिका द्रव में होता है। ये वाला जो प्रक्रम है वो किस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। इसके पश्चात जो पायरुवेट है वो इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है, ठीक है। अब ये जो पायरुवेट है ये किस में, अभी हम नीचे इसकी रिएक्शन में देखेंगे कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो ये जो पायरुवेट है ये इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। ये प्रक्रम किण्वन के समय यीस्ट में होता है। ये प्रोसेस जो हो रही है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। तो इसमें कार्बन के जो मॉलिक्यूल हैं वो पहले पायरुवेट में चेंज होंगे, फिर पायरुवेट से इथेनॉल या फिर और तथा कार्बन डाइऑक्साइड में चेंजेस होंगे। तो ये किण्वन की प्रोसेस होती है जो कि यीस्ट में होती है। क्योंकि ये प्रक्रम क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये वायु यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब ये जो पायरुवेट है इसका विखंडन किससे होगा, ऑक्सीजन जो है उसका उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और ये प्रक्रम 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। अब यही जो पायरुवेट है ये जब टूटेगा, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी प्रोसेस होगी, और फिर उसके बाद 3 कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल ये दे देगा। दूसरा जो उत्पाद है वो जल बनेगा, क्योंकि ये प्रक्रम वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस होती है ना वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। तो इस वजह से ये जो उसमें भी पायरुवेट जो है वो चेंज हो जाएगा, किसमें, मेनली यहाँ पे कार्बन जो ग्लूकोज है वो किस में चेंज हो रहा है, 3 कार्बन वाले पायरुवेट में। अब वो जो 3 कार्बन वाला पायरुवेट है वो अलग अलग में अलग अलग तरीके से, नीचे अभी हम लोग देखेंगे कैसे क्या होगा, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो पायरुवेट जो है वो 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा, और दूसरा जो हमारा उत्पाद होगा वो जल होगा, जिससे वो मेन प्रोडक्ट जो होते थे, ठीक है। और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इस वजह से इसे वायवीय श्वसन कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें जो ऊर्जा रिलीज होती है वो एन एरोबिक रेस्पिरेशन से काफ़ी ज़्यादा होती है। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, हमारी जो है सेल्स होती हैं इनमें जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, तो ये जो पायरुवेट है इसका विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। पायरुवेट का विखंडन तो हो गई, लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है, तो आप जाहिर सी बात है दूसरे स्टेप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। देखिए होता ये है कि, क्योंकि यहाँ क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, जैसे हमारी बॉडी में, जैसे कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, जब वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय क्या होता है कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गई, ठीक है। तो बॉडी में ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो उस समय जो ये ग्लूकोज जो उपस्थित है, क्योंकि हर जगह बॉडी के हर एक पोर्शन में होगा, ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज है 6 कार्बन वाला,
ठीक है। तो इसका होगा क्या कि ये जो ग्लूकोज है इसका विखंडन तो होना ही है, तो ये तो पायरुवेट में जो चेंज हुआ है, अब पायरुवेट यानी 3 कार्बन वाला जो पायरुवेट है, अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस है नहीं क्योंकि इतनी ज़्यादा वर्किंग कर ली है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। अब वो उसको कमी जब तक कि पूरी होगी उतनी देर में अगर ये जो है पायरुवेट विखंडित हो रहा है तो वो किस में विखंडित हो जाएगा, वो जो है ऑक्सीजन की एब्सेंस में लैक्टिक एसिड में जो है वो मतलब कि इसमें जो है टूट जाएगा लैक्टिक एसिड में, और फिर उसके बाद ये जो लैक्टिक एसिड है वो क्रैम्प का कारण हो सकता है। तो इससे क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड जो है मसल्स में जमने लग जाता है जिसकी वजह से ऐंठन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम तीनों प्रोसेस देख लें। देखिए यहाँ पे तीनों प्रोसेस यहाँ पे दी गई, भिन्न पथों द्वारा जो ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है। यहाँ 6 कार्बन अणु का जो है ग्लूकोज है, कोशिका द्रव में प्रोसेस होती है ये वाली कि ग्लूकोज से पायरुवेट का अणु बनेगा। ठीक है, और ऊर्जा जो है यहाँ पे रिलीज होगी। उसके बाद अब ये जो पायरुवेट है ये पहली जो है कंडीशन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होगी, तो ये यीस्ट में होगा। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है ये जो पायरुवेट है ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाएगा। फिर यही जो पायरुवेट है ये ऑक्सीजन के अभाव में, यानी ऑक्सीजन होगी कम होगी, ठीक है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो ऑक्सीजन के अभाव में ये जो प्रोसेस है पायरुवेट की ये हमारी पेशी कोशिका में होती है, मसल्स जो होती हैं उनमें होती है। तो मसल्स में ये पायरुवेट लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ये प्रोसेस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसमें पूरा पूरा जो है पायरुवेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये था तीनों प्रोसेस, और यहाँ पे हमें बस इतना ध्यान रखना है कि ग्लूकोज पहले पायरुवेट में चेंज हो रहा है और ये प्रोसेस कोशिका द्रव में हो रही है, वही जो और पायरुवेट जिन जिन में चेंज हो रहा है वो यहाँ पे दिखा दिया गया। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट में हो रहा है, और ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशी कोशिका में हो रहा है, मसल्स में, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। अगला देखिए, इसमें है कोशिकीय श्वसन, जब जो है मसल्स रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, तो कोशिकीय सेल रेस्पिरेशन में, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसके द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है इसमें जो ऊर्जा निकलती है, वो जो ऊर्जा जो होती है वो तुरंत तुरंत एटीपी नामक जो अणु होता है उसके संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, यानी कि एटीपी नामक अणु जो एनर्जी का ऊर्जा का होता है इसको बनाने में यूज हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। अब ये जो एटीपी है इसके विखंडन के लिए एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाले जो आंतरोष्मी यानी इंडोथर्मिक क्रियाएं जो होती हैं उनका परिचालन करती हैं। यानी कि क्या है कि जो ये जो पूरी रेस्पिरेशन के दौरान में जो ऑक्सीजन जो एनर्जी निकल रही थी, अब ये एनर्जी तुरंत तुरंत एटीपी में कन्वर्ट होकर के एक पूरा जो है एनर्जी का एक पैकेट बन जाता है। ठीक है, अब जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है एनर्जी की वहाँ पे यही जो एटीपी होता है वो फिर से वहाँ जा कर के ये ब्रेक होता है। तो वहाँ पे जब इसका विखंडन होता है तो एक निश्चित मात्रा यानी एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है, और एक निश्चित मात्रा जो है वो एनर्जी की निकलती है फॉस्फेट के फॉर्म में, जो कि कोशिका के अंदर होने वाली जो इंडोथर्मिक रिएक्शंस है उनका परिचालन करती है। तो यहाँ पे हम नीचे देखें कि जो एटीपी है वो कैसे ब्रेक हो रही है। देखिए, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। ठीक है, एक एनर्जी मुद्रा की तरह, एनर्जी जो है वो करेंसी या फिर मनी की तरह ये काम करती है। श्वसन प्रक्रम में मोचित जो ऊर्जा है उसका उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। अब श्वसन जो प्रक्रम है उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है, अब हमने क्या किया, एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो रही है, एडीपी के फॉर्म में रिलीज हो रही है, यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो उसके फॉर्म में ये रिलीज हो रही होगी, और फिर क्या है कि उसको भी स्टोर करना है ऐसे ही उसमें जिसमें वो स्थायी रूप से बनी रहे। ठीक है, तो यही जो एडीपी है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एटीपी में। तो यहाँ पे देखिए, ये जो एडीपी है वो जो अकार्बनिक फॉस्फेट है इसके साथ मिल करके एनर्जी की प्रेजेंस में ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें कोशिका के अंदर अंदर जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तब यही जो एटीपी है उसका उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं। जैसे और जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतस्थ फॉस्फेट सहलग्नता खंडित हो जाती, यही जो है ये अंतस्थ फॉस्फेट सहलग्नता है जो बीच में एरो करके दिखाया गया। ठीक है, ये जब ब्रेक हो जाती है तो
5 किलो जूल मोल की तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। तो यहाँ पे यही बताया गया। अब ये जो एटीपी का जो ये पूरा एटीपी का फॉस्फेट के साथ जो संलग्नता वाला बॉन्ड दिखाया गया है, जब ये ब्रेक होता है तो 30.5 किलो जूल मोल की ऊर्जा रिलीज होती है। ठीक है, अब सोचिए कि एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है और यही आंतरिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और इसी प्रकार अन्य के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो इसी तरह कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संरक्षण आदि क्रियाओं के लिए किया जाता है। ठीक है, किसका? एटीपी का प्रयोग। तो ये था एटीपी बनी कैसे, वो हमने देखा यहाँ पे। अब देखिए, क्योंकि जो ये वायवीय श्वसन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, इसका ये एरोबिक रेस्पिरेशन पथ जो होता है वो ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये होगा। अतः वायवीय जीवों को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। ठीक है, तो ये जो है कौन से, जो वायवीय एरोबिक जो जीव हैं उनकी, तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा, यानी जो स्टोमेटा है उनके द्वारा करते हैं। ठीक है, रंध्रों के द्वारा ये करते हैं। और अंतरकोशीय जो अवकाश होता है, इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है, वो ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में हैं। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस ये सुनिश्चित करते हैं यहाँ, क्योंकि उस स्पेस में जाकर के वायु भर जाती है, तो ये होता है कि सभी जीवित कोशिकाएं वायु के संपर्क में। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा होता है और ये कोशिकाओं में या उससे दूर वायु में जा सकती हैं। कोशिकाओं या फिर उससे दूर जो वायु है उसमें जा सकती हैं। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधों की अनावश्यकता पर निर्भर करती है। ये जो डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो पर्यावरणीय जो अवस्थाएं हैं, पर्यावरण में जो भी चेंजेस हो रहा है इसके आधार पर तथा पौधों की जो आवश्यकताएं हैं उन पर निर्भर करती हैं। अब जैसे रात्रि है, ठीक है, रात के समय में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है, क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो खाली कार्बन डाइऑक्साइड का आदान, जैसे जो श्वसन प्रोसेस ही सिंपली करेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करेंगे। दिन में श्वसन के दौरान निकले कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाते हैं। दिन में जो पेड़ों के द्वारा जो है, पेड़ों में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो यूज़ हो जाती है, अतः कोई CO2 नहीं निकलती है। तो पेड़ से तो फिर प्लांट से तो कोई CO2 नहीं निकलती, क्योंकि उसका तो यूटिलाइजेशन हो ही जाता है, साथ ही साथ एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका भी ये यूज़ कर लेता है। और इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की जो जब प्रोसेस होती है तब ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है, और रात्रि के समय में जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया तो होती नहीं है, तो श्वसन की प्रक्रिया होगी, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना जो है मुख्य घटना है। अब जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है। किसमें? जंतुओं में। जैसे स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें जल में विलेय ऑक्सीजन ही उपयोग करने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे इस क्रियाकलाप में देखिए क्या है। एक जलशाला में मछली का अवलोकन कीजिए, एक जो एक्वेरियम है उसमें मछली का अवलोकन कीजिए कि वह अपना मुंह खोलती है और बंद करती रहती है। साथ ही आंखों के पीछे क्लोम छिद्र या फिर जो है आंखें जो होती हैं उनके पीछे, तो ये जो क्लोम छिद्र यानी जो गिल्स होती हैं मछलियों में, गिल स्लिट, ठीक है, उसको तो ये जो है आंखों के पीछे गिल स्लिट होता है, वो भी खुलता और बंद होता रहता है जब जब वो मुंह खोलती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि क्या मुंह और क्लोम छिद्र के जो गिल स्लिट है उसके खुलने और बंद होने के समय में किसी प्रकार का समन्वय होता है, एक्सचेंजिंग कुछ होती है। तो गिनती करो कि मछली 1 मिनट में कितनी बार मुंह खोलती है और बंद करती है। इसकी तुलना आप अपनी श्वास को 1 मिनट में अंदर और बाहर करने में कीजिए, कि आप अपनी सांस जो 1 मिनट में अंदर बाहर करें उससे कीजिए। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है, यानी कम होती है, और मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है और तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है, जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर में ले लेता है। ठीक है, तो जो है ये जो ऑक्सीजन जो पानी की घुली हुई होती है वो यूज़ कर ली जाती है गिल स्लिट से। ठीक है, और मुंह से वो पानी अंदर लेती रहती है, गिल स्लिट से बस उसको यूज़ कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद देखिए
स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है और इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देती है जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के लिए के संपर्क में रहता है। ठीक है, अब होता ये है कि क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय एक्सचेंजिंग जो होती है वो इस सतह के आर पार होता है। ठीक है, अतः यह सतह बहुत पतली तथा मुलायम होती है। मतलब कहने का है कि जो स्थलीय जीव होते हैं उनमें वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और वही जो अलग अलग जो जीव होते हैं इनमें ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने के लिए, इसको ग्रहण करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं। ठीक है, और इन सभी अंगों में एक ऐसी रचना होती है जिनमें सतही क्षेत्रफल को जो वो बढ़ा देती है, जो कि जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो वही यहाँ पे बताई गई यह जो सेहत होती है ये जो सतह होती है बहुत ही पतली और मुलायम होती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से यह शरीर के अंदर अवस्थित होती है। ये जो सतह है ये जो है मतलब कि सेफ रहे तो ये शरीर के अंदर स्थित होती है। अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है और इस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए एक क्रिया विधि होती है। तो आप देखे होंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो और ऑक्सीजन का जो विनिमय होगा, अभी हम देखेंगे लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन का जो एक्सचेंजिंग हो रही है उसके लिए कौन सी वो सतह है जिसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है गैसेस का और जो है वो रिलीज की जा रही है। ठीक है, और वो बहुत ही जो रास्ता पूरा जो रेस्पिरेशन का पूरा जो ट्रैक है वो इतना सॉफ्ट रास्ता है। ठीक है, अभी हम सारा पूरा ट्रैक वगैरह सब कुछ देखेंगे। अब और इसमें और चीज़ इसके बारे में देखिए जान लेते हैं क्या है। तंबाकू का सीधे उपयोग या सिगार, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा आदि के उपयोग किसी भी उत्पादक का उपयोग हानिकारक है। ठीक है, इस तरीके के कोई भी उत्पादक हैं अगर तो उनका यूज़ करना एक हानिकारक है। ठीक है, सेहत के लिए तंबाकू का उपयोग आमतौर पर जीभ, फेफड़ों, दिल और यकृत को प्रभावित करता है। धुआं रहित तंबाकू भी दिल के दौरे, स्ट्रोक, फुफ्फुसी बीमारी जो लंग्स की बीमारी होती है और कैंसर की कई अन्य रूपों के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। भारत में गुटखा सेवन से मुख के कैंसर की घटनाएं बढ़ रही हैं। गुटखा सेवन जो है वो इतनी ज़्यादा तादाद में हो रहा है, अब तो एकदम जैसे ट्रेंड हो गया है। तो उससे क्या है कि मुंह का जो कैंसर है उसकी घटनाएं बढ़ रही हैं। स्वस्थ रहें, बस तंबाकू से बने उत्पादों के लिए नहीं कहें, ये एक टाइटल है। अब आगे देखिए, यहाँ से स्टार्ट होगी कि जो रेस्पिरेशन है उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो देखिए मनुष्य में, यहाँ पे नीचे चित्र दिया गया इसको भी डिस्कस करेंगे। मनुष्य में वायु शरीर के अंदर नासा द्वार, जो हमारी नेसल पैसेज या नॉस्ट्रिल्स जो होते हैं उनके द्वारा अंदर जाती है। नासा द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बाल द्वारा निष्पादित हो जाती है। होता ये है कि जो नासा द्वारा यानी जो हमारी नोज़ के जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, छेद होते हैं, उनसे जब वायु अंदर जाती है तो हमने देखा होगा आप सभी के उसमें जो है वो छोटे छोटे हेयर्स रहते हैं। तो उन हेयर्स का काम क्या रहता है कि जब हम सांस लेते हैं तो बाहर से आने वाले जो वायु में उपस्थित जो धूल के कण या और जो जितने बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको वो वहीं पे ही रोक दे। क्योंकि हमारी जो नॉस्ट्रिल्स होती हैं इसमें म्यूकस होते हैं, तो आधा तो उससे बालों से ही रुक जाता है, दूसरा म्यूकस में चिपक जाते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं कि जिससे शरीर में जाने वाली जो वायु, धूल या दूसरी जितनी भी अशुद्धियाँ जो हैं वो सब वहीं पे ही चिपक जाती हैं और अशुद्धि रहित जो वायु है वो शरीर के अंदर जाती है। इस मार्ग में श्लेष्मा यानी म्यूकस की एक परत होती है जो इस प्रक्रम में सहायक होती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। वायु जो होती है वो जो हमारा थ्रोट होता है उसके द्वारा फुफ्फुस यानी लंग्स में प्रवाहित होती है। कंठ में उपास्थि के वलय जो है उपस्थित होते हैं। उपास्थि कार्टिलेज की पूरी रिंग्स पाई जाती हैं जो हमारी थ्रोट होती है। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित ना हो। तो वायु का जो मार्ग है, ठीक है, उसको जो है वो निपतित ना हो, उसे रोका ना जा सके। ठीक है, तो ये जो है मतलब कि तो यहाँ पे ये जो वायु मार्ग जो कि रिंग के फॉर्म में पूरा तैयार है, ठीक है, वो निपतित ना हो, कोलैप्स ना हो जाए, सिकुड़ ना जाए, इसलिए इसकी इसकी जो बनावट है वो इस तरह से, और ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या क्या चीज़ें देखेंगी। वायु जो इंटर करेगी वो कहाँ से करेगी? नासा द्वार यानी नेसल जो पैसेज है, ठीक है, वहाँ से इंटर करेगी। ये नॉस्ट्रिल वगैरह होंगे यहाँ पे। तो नेसल पैसेज से होते हुए ये यहाँ पे मुख गुहा दिखाई गई, माउथ कैविटी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रसनी दी गई है। नेसल कैविटी से होते हुए कहाँ जाएगी? ग्रसनी यानी फेरिंग्स में जाएगी। फिर ग्रसनी के बाद यहाँ पे कंठ यानी कि जो हमारी लैरिंग्स है वहाँ पे जाएगी, ठीक है।
कंठ में जाएगी, उसके बाद वायु एयर जा रही है, एयर उसके बाद कहाँ जाएगी, श्वास नली में जाएगी नीचे, जो कि कैसी दी गई है, ये जो है रिंग शेप की जो कार्टिलेज की बनी हुई है। ठीक है, तो अब ये जो ट्रैकिया है यानी श्वास नली जो है, श्वास नली से नीचे उपास्थि वलय, उसकी पूरी श्वास नली ये पूरी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के हैं, इसमें जो कार्टिलेजनस जो रिंग्स हैं वो पूरी रिंग से ये पूरी बनी हुई है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें ये दिखाए गए ये लंग्स हैं। ठीक है, ये दोनों ही जो है लंग्स का शेप है, और ये रिब्स दी गई हैं, पसलियाँ। फिर ये वाला जो पोर्शन है जो कि मसल्स का बना होता है, डायफ्राम है। फिर ये जो अब ये वाला जो स्ट्रक्चर देखिएगा, पूरे लंग्स के अंदर जो जाल पूरा फैला रहता है ना, उसको जो है क्या कहते हैं, तो ये जो छोटे छोटे यहाँ पे दिए गए यानी ये जो मेन ब्रांच है। ठीक है, मेन ब्रांच को पहले देखिए, ये वाली जो एरो गई है ये वाली, ठीक है, इस वाले को, तो ये जो मेन ब्रांच है इसको हम क्या बोलते हैं, श्वसनी यानी ब्रोंकाई, यानी कि ये हमारी जो ट्रैकिया है वो जब आगे आएगी तो किस में विभाजित होगी, दो ब्रोंकाइज में विभाजित होगी, इधर इधर। ठीक है, उसके बाद अब ये जो ब्रोंकाइज हैं ये आगे जब जाएंगी तो ये श्वसनिका जिसे कहते हैं, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स में, यहाँ देखिए ब्रांच्ड में ये विभाजित होना स्टार्ट कर देंगे ब्रोंकाई। ठीक है, तो ये ब्रोंकियोल्स में विभाजित होने लग जाएंगी, यानी छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित होंगी। फिर उसके बाद अब ये जो कूपिका कोश यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, जो है एल्वियोलर सैक, आप ये समझिए कि जो ये है हमारी क्या जो ट्रैकिया है वो यहाँ पे आकर के दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जो कि क्या बनाती है, ब्रोंकियोल्स बनाती है। ठीक है, और सॉरी, हाँ मतलब कि ये जो ब्रांच है ना श्वसनी जो है वो यहाँ पे आकर के श्वसनी जो होगी वो ये ब्रांच कहते हैं। ठीक है, ब्रोंकाई में विभाजित हो जाएगी पूरी हमारी जो फेरिंग्स जो होती है, या यूँ कहें कि हमारी जो ट्रैकिया होती है, श्वास नली जो होती है, ठीक है, श्वास नली आगे जा कर के ब्रोंकाइस यानी जो श्वसनी है उसमें विभाजित हो जाएगी। अब ये जो श्वसनी है ये आगे जा कर के श्वसनिका यानी ब्रोंकियोल्स में विभाजित, ये आगे जा कर के ये और छोटे छोटे उसमें जो है डिवाइडेड हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये वाले जो होंगे ये क्या होंगी, श्वसनिका होंगी। अब श्वसनिका जिसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं, ये आगे जा कर के कुपिका कोश जो एल्वियोलर सैक, यही जो है ये यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे राउंड राउंड बना लेंगी। ठीक है, एंड में इसी को ही क्या कहते हैं, एल्वियोलर सैक, तो ये जा कर के ये बना लेंगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि ये पूरी यहाँ पे दिखाया गया है, ये श्वसनिकाएं उठा करके यहाँ पे पूरा कायदे दिखाया गया कि किस तरीके से ये जो है कूपिका जो बनी हुई है ना, एल्वियोलर जो सैक यहाँ पे दिखा रहे हैं वो इस तरह से देखने को मिलते हैं, थोड़ा और करीब से देखें तो अब यहाँ पे आगे पढ़ने से पहले यहाँ पे एक चीज़ देख लें, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फेफड़े के कैंसर दुनिया में मौत, फेफड़े के कैंसर से जो दुनिया में मौत हो रही उसके सामान्य कारणों में से एक है। श्वास नली के ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं। श्वास नली ये जो हमारी ट्रैकिया है इसका जो ऊपरी जो हिस्सा है उसमें, ठीक है, जिन्हें सीलिया कहते हैं। ये सीलिया सांस लेते वक्त अंदर ली जाने वाली वायु से रोगाणु, धूल और अन्य हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती हैं। अब चुपचाप करने में से बालू जैसी संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे धूम्रपान दिया गया है। धूम्रपान जब किया जाता है ना तो धूम्रपान में हानिकारक गैसेस अंदर ली जाती हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि धूम्रपान करते समय ये जो ट्रैकिया की स्टार्टिंग जहाँ से हो रही है वहाँ पे इसीलिए जो पाए जा रहे हैं इनकी संरचनाएं से नष्ट हो जाती हैं इन बालों की। जिससे होता क्या है कि अब ये जो रोगाणु वगैरह जो है वो जो धूल जो वायु के साथ आए थे, रोगाणु, धूल, धुआं और अन्य हानिकारक रसायन जो है वो फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं और संक्रमण, खांसी, यहाँ तक कि फेफड़ों के कैंसर का भी इससे खतरा रहता है। अब ये समझ सकिए कि जो मतलब कहते हैं कि जो धूम्रपान करते हैं, ठीक है, उससे जो लोग धूम्रपान कर रहे हैं वो तो इफेक्टेड हो भी रहे हैं, साथ ही साथ जो पैसिव स्मोकिंग, कहने का मतलब है कि अब वो धूम्रपान कर रहे हैं तो धुआं छोड़ेंगे, तो जो लोग नहीं सिगरेट पीते हैं अगर वो उस समय वहाँ से गुजरे तो वो उतना ही इफेक्ट उनको भी पड़ जाएगा, तो इसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। तो दोनों ही कोई खतरा हो सकता है। ठीक है, और ज़्यादा खतरा जो सिगरेट पी रहा है उसको इसलिए होगा क्योंकि वो उसके संपर्क में जो है ज़्यादा रहता है। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित होता है। अब ये जो लंग्स है वो अंदर अभी हम लोगों ने देखा कि जो है ब्रोंक्यूल्स और जो है ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, एल्वियोलर सैक इन सब में विभाजित था।
जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना जिसे एल्वियोलर सैक कहते हैं उसमें अंकुरित हो जाता है, जिसे कूपिका कहते हैं। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसेस का विनिमय हो सकता है। ये एक जो है सतह उपलब्ध कराती है। अब कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का पूरा विस्तीर्ण जो है जाल होता है, जैसा हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं और हमारा जो डायफ्राम है वो चपटा हो जाता है। जब सांस लेते हैं तो पसलियाँ ऊपर उठती हैं और डायफ्राम जो होता है वो कैसा हो जाता है, वो चपटा हो जाता है, और इसके फलस्वरूप वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है। ऊपर का जो चेस्ट वाला पोर्शन होता है ये कैसा होता है, वक्ष गुहा, ये जो है ये बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु जो फुफ्फुस है यानी लंग्स है उसके अंदर चूस ली जाती है, उसके अंदर सक कर ली जाती है और विस्तृत जो कूपिकाओं को भर देती है। तो ये जो कूपिकाएं यानी जो एल्वियोलर सैक हैं, अब एयर जो है वो अंदर जो है उसकी सकिंग हो गई, तो एयर जो सकिंग हुई तो फिल कहाँ हो जाएगी, एल्वियोलर सैक में हो जाएगी। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में छोड़ने के लिए आता है। अब ये जो ब्लड है, ब्लड क्या करेगा, ब्लड में ऊपर से जो हीमोग्लोबिन है वो ये जो ऑक्सीजन है उनको अपने साथ ज्वाइन कर लेगी। फिर ये जो ब्लड है वो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पे ये जो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। ठीक है, शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड, अब ऑक्सीजन शरीर को दे दिया होगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से ले लिया होगा, और वो जो है जब ब्लड जो है लंग्स में आता है तो वहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है। कूपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन ले करके, अब ये जो कूपिका रुधिर जो वाहिकाएं हैं, एल्वियोलर सैक की जो है वाहिकाएं, उसमें जो मतलब कि वेसल्स वगैरह होंगी, वो क्या करेंगी, वो ब्लड की जो रुधिर कूपिका है वो वायु से ऑक्सीजन लेकर के शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देंगे। तो ये जो है यहाँ पे क्या क्या काम हुआ, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली, ठीक है, जो भी जो है वेसल्स वगैरह थी वो उन्होंने लिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ब्लड वेसल्स ने, वो जब लंग्स तक के आई तो उन्होंने रिलीज़ कर दिया कहाँ, एल्वियोलर सैक में, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर दिया। और फिर उसके बाद वहाँ बन रही जो ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन को लेकर के जो है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जो मतलब कि ऑक्सीजन को लेकर के ये वहाँ पे पूरी बॉडी में जा करके रिलीज़ करेंगे, वहाँ से ले लेती हैं। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं। मतलब जो लंग्स होते हैं इनमें कई सारे पोर्शन होते हैं कि कौन सा जो है कहाँ तक के कितनी वायु यूज़ होगी। तो जब ये पूरा जो रेस्पिरेशन की पूरी जो प्रोसेस होती है, तो ये जो लंग्स होते हैं वो सदैव वायु का अवशिष्ट रखते हैं, अवशिष्ट आयतन रखते हैं, एक्स्ट्रा जो उसका वॉल्यूम रखते हैं, जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन के अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, उनको जगह भी मिल जाती है, समय भी मिल जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। तो ये जो है यहाँ पे डिफ्यूज़न प्रेशर है, वो जो ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो डिफ्यूज़न प्रोसेस है उसी के द्वारा ही हो रही थी, लेकिन शरीर का जो आकार है वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये जो डिफ्यूज़न की जो प्रोसेस है, डिफ्यूज़न प्रेशर की जो प्रोसेस है, ये अब अकेली पड़ जाती है और सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए ये अपर्याप्त होती है। अब इसकी जो दक्षता है और इसकी जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। तो ये जो लंग्स होते हैं उनकी वायु में से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर के उन ऊतकों तक पहुंचाता है जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये जो काम है ये आसान करने का कौन कर देता है, जो है फुफ्फुस में वायु में श्वसन वर्णक जो होता है, कहने का मतलब है जो रुधिर ब्लड आता है, ब्लड में जो एक जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है ये जो है ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपने अंदर ज्वाइन करने का, हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके फिर ये ले जा करके बॉडी के जहाँ जहाँ जो ये ब्लड पहुँचता है वहाँ वहाँ ये जो है जो ऑक्सीजन है उसको रिलीज करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होकर के फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड के लेकर के लंग्स तक आ जाता है। तो मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। ये वर्णक लाल रुधिर जो कणिकाएं हैं उनमें उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर के लिए आवश्यकता में होता है। इसका जो परिवहन होता है वो हमारी रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। ठीक है, विलेय अवस्था में होता है। अगला देखिए कि आप जानते हैं यदि कूपिकाएं यानी कि जो एल्वियोलर सैक है उनकी सतह को फैला दिया जाए तो ये लगभग 80 वर्ग किलोमीटर मीटर क्षेत्र ढक लेगी। सिर्फ क्या, जो एल्वियोलर सैक है उनको अगर हम फैला दें तो 80 मीटर
क्षेत्र ढक लेंगी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके अपने शरीर का सतही क्षेत्रफल कितना होगा? विचार कीजिए। विचार कीजिए कि विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होने पर गैसों के विनिमय कितना दक्ष हो सकता है। अगर मतलब विस्तृत अगर सतह मिल जाए पूरी कि गैसेस का विनिमय कैसे कहाँ किया जाएगा, तो उसमें कितनी दक्षता होगी, कितनी पावर होगी। यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती, यानी कि जो डिफ्यूजन के द्वारा ऑक्सीजन जो है वो एक बॉडी के एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन जाती, तो हमारे फुफ्फुस में ऑक्सीजन की एक अणु को पैर के अंगूठे तक पहुंचने में, मतलब ऑक्सीजन का जो एक अणु है वो पैरों के अंगूठे तक पहुंचने में, उसका जो अनुमानता जो है वक्त यहाँ पे बताया गया 3 वर्ष का समय लगेगा। क्या आपको इससे प्रसन्नता नहीं हुई कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है जो कि मिनटों में ये काम कर रहा है, मिनटों क्या सेकेंडों में काम कर रहा है। अब अगला है यहाँ पे वाहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। तो मानव में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है? क्रियाकलाप देखिए। अपने आसपास के एक स्वास्थ्य केंद्र का भ्रमण कीजिए और ज्ञात कीजिए कि मनुष्यों में हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य परिसर है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य परिसर है। क्या ये बच्चों और वयस्क के लिए सामान्य है? क्या पुरुष और महिलाओं के हीमोग्लोबिन स्तर में कोई अंतर है? अपने आसपास के एक पशु चिकित्सा क्लिनिक पर भ्रमण कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि पशुओं जैसे भैंस या गाय में हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य परिसर है कि नहीं है। खुद का पहले ज्ञात कीजिए, उसके बाद जो जीव हैं उनका ज्ञात कीजिए। फिर उसके बाद क्या ये जो मात्रा है ये बछड़ों में नर तथा मादा जंतुओं में समान है? बछड़ों में नर तथा जो मादा जंतु हैं उनमें समान है। और नर तथा मादा मानवों में व जंतुओं में दिखाई देने वाले अंतर की तुलना कीजिए। आपने जो नर मादा जो मनुष्य है उसमें जो आपने तुलना की, उसमें जो अंतर किया है उससे जंतु में दिखाई देने वाले जो अंतर है उससे तुलना कीजिए। यदि कोई अंतर है तो उसे कैसे समझाओगे? तो देखिए, अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं रेस्पिरेशन में और जो है उसके क्या कहते हैं यहाँ पे रेस्पिरेशन वो चाहे मानव में हो रहा हो या जंतुओं में हो रहा हो, तो दोनों में अंतर कीजिए। उसके बाद इस अंतर को आप समझाएंगे कैसे, उसे आपको करना है। पिछले अनुभाग में हम देख चुके हैं कि रुधिर भोजन, ऑक्सीजन तथा वृज्ज पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। रुधिर क्या करता है? एक तो सबसे पहला काम उसका होता है भोजन पहुंचाने का, दूसरा ऑक्सीजन का, तीसरा वेस्ट प्रोडक्ट जो है लाने का। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट जो बॉडी से बाहर निकालते हैं उसका ट्रांसपोर्ट करने का। कक्षा 9 में हमने सीखा था कि रुधिर एक तरल संयोजी यौगिक है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। और रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो इसमें कोशिकाएं निलंबित होती हैं। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वृज्ज पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती हैं और बहुत से अन्य पदार्थों जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है। अतः एक पंपन यंत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एक जो है हमारे पास एक पंपन यंत्र होता है जिसकी यहाँ पे आवश्यकता होती है। तो क्या क्या चीज़ें हो गई? तो ये यहाँ पे रुधिर में एक माध्यम होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और ये जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, जिसमें कई सारी जो सेल्स होती हैं वो इसी में ही तैरती रहती हैं। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनी पदार्थ जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं नाइट्रोजन के, उनका विलीन रूप में वहन करता है। ठीक है, उनको किसमें जो है लिक्विड फॉर्म में उनको कर दिया जाता है, उसके बाद इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती हैं और बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है। अतः हमें एक पनयंत्र की आवश्यकता है जो रुधिर के अंगों के आसपास ढकेल सके। नलियों के लिए एक परिपथ की आवश्यकता है जो शरीर को सभी ऊतकों तक भेज सके। ठीक है, यहाँ पे जो नली हैं उनके लिए भी एक परिपथ की आवश्यकता है। उसके बाद है कि जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके तथा एक तंत्र की जो वह सुनिश्चित करे कि इस परिस्थिति या इस परिपथ में यदि कभी टूट फूट है तो उसकी मरम्मत हो सके। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा पंप यानी हृदय है, ठीक है, हमारा जो हृदय है, हार्ट है, वो कैसे पंपिंग करता है उसे देखेंगे। तो हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है, क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है, दोनों को ही इसको ट्रांसपोर्ट करना होता है।
अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलाने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो ऑक्सीजन वाला जो रुधिर है उसमें ऑक्सीजन वाला रुधिर प्योर रुधिर होगा, प्योर ब्लड होगा, ठीक है, और जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होगी वो इम्प्योर ब्लड होगा। तो ये जो प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड आपस में मिल ना जाएं, तो इसलिए जो जो हृदय होता है, जो हार्ट होता है, उसमें कई सारे कोष्ठ में ये बटा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है। यानी कि जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, जो वो हार्ट्स में आकर के जो है भरता है जिस साइड में भी, वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, लंग्स में जाना होता है। तथा जो लंग्स होते हैं उनसे वापस ऑक्सीजनित रुधिर, अब जाहिर सी बात है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकली और जो है इसमें क्या मिल गई, ऑक्सीजन मिल गई। तो जो है जो लंग्स होता है उससे वापस ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय में लाना होता है। फिर ये जो ऑक्सीजनित, अब ये ऑक्सीजनेटेड हो गया जो ब्लड था, ठीक है, इसको वापस से जो है हृदय में लाना होता है। तो ये है ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर, तब शरीर के शेष जो हिस्से हैं उनमें पंप कर दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मनुष्य होते हैं उनमें जो मतलब कि जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। एक बार बॉडी से इम्प्योर ब्लड हार्ट में आता है, फिर इसके बाद ये जो इम्प्योर ब्लड होता है ये जो है हार्ट से लंग्स में जाता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और ऑक्सीजन मिल जाती है। फिर अब जो ब्लड होता है वो प्योर हो जाता है। फिर जो लंग्स से वापस जो प्योर ब्लड होता है वो फिर से हार्ट में आता है, फिर हार्ट से पंप कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पे एक बार देख लें हार्ट का स्ट्रक्चर, उसके बाद आगे देखते हैं क्या क्या है। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, ये है मानव हृदय का जो है व्यवस्थात्मक हृदय कार्ड दिखाई गई है। इसमें देखिए ये है शरीर के ऊपरी भाग से जो महाशिरा आ रही है, जिसको वेना कावा कहते हैं, ये ऊपर से आ रही है, ठीक है। ये महाशिरा है जो कि क्या होगी कि जो अभी हम देखेंगे महाशिरा का क्या काम है, ठीक है। उसके बाद ये महाधमनी है, और ऑर्टा जिसे कहते हैं। फुफ्फुस धमनियाँ का काम देखिए, नॉर्मली हम जानते हैं कि धमनियाँ यानी आर्टरीज जो होती हैं ये प्योर ब्लड रखती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो इम्प्योर ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड रखती हैं। लेकिन जो फुफ्फुस धमनियाँ या फुफ्फुस शिरा जो होती है, यानी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो होती है, इनका जस्ट अपोजिट वर्क होता है, ठीक है। अभी एक एक करके सारी चीज़ें देख लेंगे। फुफ्फुस शिराएँ जो होती हैं वो यहाँ पे ये वाली दिखाई गई हैं, ये बाया अनिंद दिया गया है, ठीक है। लेफ्ट जो है यहाँ पे जो है ऑरिकल दिखाया गया है, ठीक है, और बायां निलय यहाँ पे लेफ्ट जो है वेंट्रिकल दिखाया गया है। फिर ये दायां अलिंद दिखाया गया है, यानी राइट ऑरिकल दिखाया गया है। शरीर के निचले भाग से जो महाशिरा जो है नीचे के भागों से, मतलब यहाँ पे समझिए जो महाशिरा या महाधमनी जो होती हैं, यहाँ पे शिराओं को हमने देखा, ये वाली जो शिरा है ये ऊपर के जो भाग होंगे, यानी कि हार्ट से ऊपर का भाग, यानी ब्रेन से जो भी ब्लड लाने का काम होता है वो ये वाला जो पोर्शन करती है। और नीचे जो लेग्स वगैरह से जो ऊपर जो ब्लड जाता है वो नीचे वाले भाग से जो है ये महाशिरा का काम है। उसके बाद जो महाधमनी यानी ऑर्टा जो होती है वो एक ही होती है, यानी प्योर ब्लड जो पंप करने का काम करती है वो एक साइड से जो है कर दिया जाता है। अब ये यहाँ पे जो है राइट वेंट्रिकल दिया गया है, ठीक है। ये बीच में विभाजिका डिवाइडर यहाँ पे है, ठीक। तो जो है कोस्ट यहाँ पे जो दिए गए हैं, दोनों ही ब्लॉक्स को, प्योर और इम्प्योर को अलग सेपरेट करने का ये काम करते हैं। यहाँ पे वॉल्व्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि जो है अलिंद और निलय के जो ब्लड हैं वो आपस में मिलने से रोकते हैं। तो इस प्रक्रम को विभिन्न चरणों में समझ सकते हैं। तो ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित जो कोष्ठ होता है, अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर से बात की जा रही है, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो कहाँ से, लंग से हृदय के जो बाईं ओर साइड, जो बाईं साइड होता है, लेफ्ट साइड जो कोष्ठ होता है, उसमें जो राइट हमारा ऑरिकल होता है, यानी बायां अलिंद, लेफ्ट ऑरिकल जो होता है बायां अलिंद, ठीक है, उसमें आता है। तो आप ये समझिएगा कि जो बाईं साइड हार्ट का होता है, लेफ्ट साइड आप अपने लेफ्ट हैंड से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड जो होता है उसमें प्योर ब्लड भरा रहता है, और वही राइट साइड में इम्प्योर ब्लड रहता है। तो इस रुधिर को एकत्रित करते समय जो बायां अलिंद होता है वो कैसा हो जाता है, वो एकदम शिथिल हो जाता है। तो हो क्या रहा है कि जो हमारा मतलब कि जिस समय जो लेफ्ट ऑरिकल होता है, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में जैसे ही ब्लड भरेगा, अब किसी बलून में अगर पानी भर रहे हैं तो क्या होगा, वो फैल जाएगा, तो वही वहाँ पे क्या हो जाता है, वो शिथिल हो जाता है, ठीक है। तो इसका डायस्ट्रोल हो जाएगा। फिर जब अगला कोष यानी कि जो बायां निलय है,
ठीक है। तो बायां निलय जो है वो जब फैलता है तब ये जो है संकुचित हो जाता है। पहले क्या होता है, ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा। जब लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड भर जाता है तो वो फैल जाता है। फिर उसके बाद लेफ्ट ऑरिकल से नीचे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें जब ब्लड जाएगा तो ऊपर का जब सिकुड़ेगा तभी नीचे जो है ब्लड जाएगा थोड़ा प्रेशर से। ठीक है, तो वो कैसा हो जाता है, वो संकुचित हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल, जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित हो जाए, वो संकुचित होगा तभी जो है ब्लड जो है वो नीचे निलय में चला जाएगा। अब अपनी बारी पर जब पेशीय बायां निलय संकुचित होता है, बायां निलय जो है, अब निलय भी तो वो संकुचित होगा, तो जो लेफ्ट जो है वेंट्रिकल होता है वो जब सिकुड़ता है उसमें जब जो है सिस्टोल होता है तो जो ब्लड होता है वो बहुत ही फोर्सफुली कहाँ भेज दिया जाता है, बॉडी में भेज दिया जाता है। तब रुधिर शरीर में पंप हो जाता है और ऊपर वाला दायां कोष्ठ, दायां अलिंद जब फैलता है, ऊपर वाला, अब जो राइट साइड वाला जो है, राइट साइड वाले की अगर बात करें तो राइट जो ऑरिकल है जब वो फैलता है तो शरीर से वी ऑक्सीजनित रुधिर, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ज़्यादा होगा, वो जो है वो इसमें आ जाता है। जैसे ही दायां जो अलिंद है वो संकुचित होता है, वो सिकुड़ता है, तो नीचे वाला जो संगत कोश यानी कि जो दायां निलय है वो जो है वो फैल जाता है। ठीक है, और यह रुधिर को दाएं निलय में स्थानांतरित कर देता है, जो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु अपनी बारी पर फुफ्फुस में पंप कर देता है। अब ये क्या करता है कि अब रुधिर में, क्योंकि राइट साइड में इम्प्योर ब्लड है, अब उसको प्योर करने के लिए यहाँ से जो ब्लड है वो उसको कहाँ भेज देगा, जो है हमारे जो लंग्स है वहाँ भेज देगा। लेके कौन जाएगा, अच्छा देखिए, जो इम्प्योर ब्लड था उसको बॉडी से लेकर के कौन आई, वेंस लेकर आई, यानी कि शिराएं लेकर के आई। उसको जो है कहाँ डाल दिया गया, राइट ऑरिकल में डाल दिया गया। राइट ऑरिकल में जब डाल दिया गया उसके बाद वो राइट वेंट्रिकल में गया। अब राइट वेंट्रिकल से उसको लंग्स में जब भेजा जाएगा प्योर होने के लिए, तो लेके कौन जाएंगी, तो फुफ्फुस धमनियाँ लेकर के जाएंगी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वो लंग्स तक लेकर के जाएंगी। अब जो ब्लड है वो लंग्स में उसका एक्सचेंजिंग हो जाएगी तो वो प्योर हो जाएगा। प्योर होने के बाद उनको वापस से लंग्स से जो है राइट साइड में जो मतलब हार्ट तक लाने का जो काम करेंगे वो कौन करेंगे, पल्मोनरी शिराएं करेंगी। ठीक है, तो ये जो पल्मोनरी जो वेन्स होती हैं वो ये काम करेंगी। फिर वो यहाँ से आकर के जो प्योर ब्लड है वो जो है हमारे हार्ट में लेफ्ट साइड में भरेगा। उसके बाद फिर वहाँ से जो धमनियों में भेज दिया जाएगा बॉडी में। ठीक है, तो ये था, और हमने प्रोसेस भी देख ली कि पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स किस तरीके से अलग अलग हैं। अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति मोटी होती हैं, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। हम जानते हैं, देखिए, फोर्सफुली अलिंद से निलय में जो है वो भेजा भी जाता है, ब्लड को भी भेजा जाता है। दूसरा, निलय को ज़्यादा फोर्स लगा करके जो है बॉडी में भेजना रहता है। इस वजह से निलय की जो भित्ति होती है वो अलिंद के अकॉर्डिंग यानी ऑरिकल के अकॉर्डिंग मोटी होती है। जब अलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो वॉल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देखिए, जो यहाँ पे वॉल्व हैं, यहाँ पे भी वॉल्व पाए जाते हैं दोनों में, और यहाँ पे भी वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वही बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होते हैं उनका यहाँ पे वो दिया गया है। तो इन यहाँ पे जो वॉल्व हैं वो क्या करते हैं, वो ये सेपरेशन करते हैं कि जो राइट जो ऑरिकल है और राइट वेंट्रिकल है उसके राइट हों चाहे लेफ्ट हों, दोनों के बीच में कि अगर जो है ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड एक बार चला गया तो वापस से ऑरिकल में ना जाए, उसको रोकने के लिए ये जो वॉल्व है उनका काम है। वहीं निलय में जो यहाँ पे भी जो है यहाँ पे भी वॉल्व पाए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये इनका काम ये होता है कि इन्होंने जो अगर जो है राइट साइड वाले ने अगर जो है पल्मोनरी आर्टरी में भेजा है ब्लड, तो वापस से वो जो है वेंट्रिकल में ना आए, लौटे ना, तो इसलिए ये वॉल्व जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, ताकि जो है वो ब्लड जो है उसको जहाँ भेजा गया है वो वहीं जाए। ठीक है, वही काम ये दोनों वॉल्व का होता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फुफ्फुस में ये जो हमारा लंग्स है उसमें ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश कैसे करती हैं। तो यहाँ देखिए, हृदय का दायां तथा बायां बंटवारा ऑक्सीजनित और वी ऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है, और इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। पक्षी और स्तनधारी सरीखे जंतुओं को जिन उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है यह बहुत लाभदायक है, क्योंकि इनमें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये जो पक्षी हैं, ठीक है, और जो स्तनधारी हैं, इनमें अपने शरीर का तापक्रम जो है वो बैलेंस बनाए रखने के लिए ये जो प्रोसेस है वो उनके लिए ज़रूरी है।
उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है। शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर होता है। मतलब ऐसे जो जंतु हैं जिनको जो है मतलब अपने बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन नहीं करना पड़ता है, या मेंटेन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ऐसे जो है एनिमल्स होते हैं, ऐसे जो जंतु होते हैं, उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो मेनली पर्यावरण का जो टेम्परेचर होता है उसी पर ही निर्भर करेगा। तो पर्यावरण का जैसा टेम्परेचर होगा वैसे ही जो है इनकी बॉडी टेम्परेचर होगा। तो जल स्थलचर या बहुत से सरीसृप जो जल और स्थल दोनों में ही जो है चलते हैं, ठीक है। और जो है बहुत से ऐसे सरीसृप होते हैं जैसे जंतुओं में, सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठी हृदय होता है, ठीक है। तो जो एम्फीबियंस होते हैं आपके और जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं, इनमें जो हृदय होता है वो 3 कोष्ठी होता है, और ये ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित हृदय धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। क्योंकि 3 कोष्ठी हैं तो बिल्कुल तो सेपरेशन बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। जैसे अभी हम लोग ने मनुष्यों में देखा 4 कोष्ठी का किस तरीके से सेपरेशन हो रहा है एक दूसरे से, लेकिन 3 कोष्ठी हैं तो इसमें कि कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो मिलेगा है ही। उसके बाद वही जो दूसरी ओर जो मछली होती है उसके हृदय में केवल 2 ही कोष्ठ होते हैं। मछली में जो हार्ट होता है उसमें सिर्फ 2 ही कोष्ठ होते हैं। यहाँ से रुधिर क्लोम में भेजा जाता है, जो क्लोम यानी गिल्स होते हैं वहाँ पे जो है रुधिर को भेजा जाता है, जहाँ ऑक्सीजनित होता है वो, और वहाँ पे वाटर की जो ऑक्सीजन आती है जो घुली होती है वो जो है रुधिर के द्वारा ले ली जाती है और सीधा शरीर में वो भेज दिया जाता है। तो इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक ही बार ही रुधिर हृदय में जाता है। दूसरी ओर अन्य कशेरुकी में हार्ट में जो है ब्लड जो जाता है वो सिर्फ एक ही बार में जाता है, बस खाली बाहर से ले लिया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, उसके बाद हार्ट के द्वारा पंप कर दिया जाता है। दूसरी ओर अन्य कशेरुकी में प्रत्येक चक्र में ये 2 बार हृदय में जाता है और इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। और बाकी के जितने भी अन्य कशेरुकी हैं, वर्टिब्रेट्स जो हैं, उनमें ये 2 बार जाता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने जैसे देखा था, तो इसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं। एक बार यहाँ पे देख लें कि ये जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसे हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम इसकी स्टार्टिंग जो करेंगे, ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय का व्यवस्थात्मक ये निरूपण यहाँ पे दिया गया है। तो आप चाहे आप बॉडी से कर लीजिए, चाहे आप लंग से कर लीजिए, तो बात एक ही है, कहीं से भी कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ने ऊपर पढ़ा था, तो हम लोग लंग से ही स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, नहीं बॉडी से करेंगे, ठीक है। देखिए ये है फुफ्फुस के अलावा शरीर के अंगों की ये कोशिकाएं हैं, ठीक है। ये क्या है, शरीर के अंगों की कोशिकाएं हैं। अब शरीर के अंगों से जो ये ब्लू कलर का दिखाया गया है ये इम्प्योर ब्लड है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी मात्रा ज़्यादा है। तो ये जो ब्लू कलर का जो है यहाँ पे मतलब बॉडी के अंदर जितनी भी वेसल्स या कैपिलरीज वगैरह जो होंगी वो इम्प्योर ब्लड को ला करके किस में डाल देंगी, शरीर में जो महाशिरा है, ठीक है, महाशिरा में डाल देंगी, जिसको हम लोग जो है वो महाशिरा यहाँ पे दिया गया है ना, वेना कावा जिसे कहते हैं, तो वेना कावा में इसमें डाल देंगी, ठीक है। अब ये महाशिरा जो है ये ब्लड इम्प्योर ब्लड को लेकर के जाएंगे, वो किधर डाल देंगी, राइट साइड में, लंग्स सॉरी हार्ट का जो राइट साइड है उसमें डाल देंगी। तो राइट वेंट्रिकल में, राइट ऑरिकल में पहले जाएगा, उसके बाद राइट ऑरिकल से फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद फिर ये जो है ये यहाँ से यहाँ से पंप करता है, तो यहाँ से जो है ये पंप कर देगा इम्प्योर ब्लड लंग्स में जा करके प्योर होने के लिए। तो ये फुफ्फुस के लिए, फुफ्फुस धमनी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो यहाँ से ब्लड को लेकर के जाती है इम्प्योर ब्लड को, कहाँ, ये फुफ्फुस कोशिकाएं दी गई हैं, यानी जो लंग्स की जो सेल्स हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, तो लंग्स में ले जा करके डाल देगा। अब लंग्स में जो एक्सचेंजिंग जो है होगी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की, वो हो जाएगी और ब्लड जो होगा वो प्योर हो जाएगा। तो प्योर ब्लड जो है वापस से फुफ्फुस शिरा जो होती है, पल्मोनरी वेन जो होती है, उसके द्वारा यहाँ पे लाया जाएगा वापस से हार्ट में। एक बार हार्ट में आया फिर भेज दिया गया, फिर वापस से हार्ट में लाया गया, वो भी प्योर ब्लड। तो ये जो प्योर ब्लड है वो लेफ्ट साइड में भरा रहेगा, लेफ्ट आर्टिकल मतलब कि वही ऑरिकल से फिर वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वेंट्रिकल से ये वाला जो होता है शरीर की महाधमनी जिसे हम ऑर्टा बोलते हैं, ऑर्टा से रिलीज कर दिया जाएगा पूरी बॉडी में, ठीक है। तो जितनी भी आर्टरीज ऑर्टा से जब रिलीज किया जाएगा तो आर्टरीज में जाएगा, आर्टरी से कैपिलरीज में जाएगा, तो इस तरह से इसका प्रवाह होगा। अब यहाँ पे ब्लड प्रेशर दिखाया गया है। रक्त दाब क्या होता है, देखिए रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है, रुधिर वाहिकाएं जितनी भी होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं, उनकी जो भित्ति होती है उसके विरुद्ध जो दाब लगता है उसे हम रक्त दाब कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है, ठीक है। ये जो ब्लड प्रेशर होता है ये वेन्स के अकॉर्डिंग जो हमारी आर्टरीज होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन यानी संकुचन के दौरान प्रकुंचन, आप यहाँ पे ये एक चीज़ समझिए, जो निलय प्रकुंचन होता है
उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जो निलय प्रकुंचन होता है इसको हम वेंट्रिकल डायस्टोल बोलते हैं। ठीक है, सॉरी वेंट्रिकल सिस्टोल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ प्रकुंचन हो रहा है ना, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। भाई देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है, धमनी के अंदर इसको डाला जा रहा है ना, तो धमनी में क्या होता है, प्योर ब्लड जब लेफ्ट साइड में भर जाएगा हमारा, उसके बाद बॉडी में जब भेजा जाएगा, उसको पंप किया जाएगा, तो प्रेशर से पंप किया जाएगा ना। तो पंप करने के लिए जब तक ये निलय सिकुड़ेगा नहीं, उसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, संकुचन नहीं होगा, तब तक के जो ये जो ब्लड है ये बॉडी में कैसे फोर्सफुली भेजा जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या होगा कि ये जो है निलय का जो लेफ्ट साइड का जो निलय है उसका प्रकुंचन होगा, उसका जो है सिस्टोल होगा, सिकुड़ेगा। ठीक है, और ब्लड जो होगा वो पूरा जो ऑल्टा जो है इसमें भेज दिया जाएगा। तो संकुचन के दौरान प्रकुंचन दाब जो है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो तथा निलय जो है, निलय अनुशिथिलन, निलय जो होता है उसका अनुशिथिलन, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो निलय होगा वो डायस्टॉल हो जाएगा। अब वो उसकी रिलैक्सेशन की कंडीशन आ जाएगी, जब सारा का सारा जब ब्लड निकल जाएगा तो वो थोड़ी देर बाद रिलैक्स हो जाएगा ना। तो निलय अनुशीतलन के दौरान धमनी के अंदर का जो दाब है वो अनुशीतलन दाब कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आप ये समझिए कि देखिए जो यहाँ पे निलय प्रकुंचन दिया गया है, यानी कि निलय का जब निलय से जो हमारा जो वेंट्रिकल है उससे ब्लड क्या होगा, फोर्सफुली उसको जो है भेज दिया जाएगा बॉडी में, यानी वो सिकुड़ेगा तो सारा का सारा जो ब्लड होगा वो पंप कर दिया जाएगा। उसमें जो प्रेशर लगेगा वो चाहे धमनी पे लग रहा हो या जो है निलय पे लग रहा हो, तो वो जो है प्रकुंचन दाब कहलाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। वही फिर उसके बाद निलय की जब अनुशीतलन की कंडीशन आएगी, यानी कि डायस्टॉल हो जाएगा, रिलैक्सेशन की कंडीशन आ जाएगी, शिथिल हो जाएगा। ठीक है, तो उस दौरान धमनी के अंदर का जो दाब होगा वो अनुशीतलन दाब कहलाएगा। उस समय जब जो हमारी जो आर्टरीज होंगी उनके अंदर जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा, वो हमारा डायस्टोलिक होगा। तो सामान्यतः जो प्रकुंचन दाब होता है, क्योंकि देखिए जो सिकोड़ करके जो है जो कॉन्ट्रैक्शन वाला जो प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो पंप किया जाता है ना, तो वो जो होता है वो कितना होता है, 120 mm होता है, mmHg होता है। ठीक है, तथा जो अनुशीतलन प्रेशर होता है, डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो कैसा होता है, वो कम होगा। जाहिर सी बात है उसमें रिलैक्सेशन वाली थोड़ी सी कंडीशन है, तो वो क्या होगा, उसका जो प्रेशर होगा वो 80 mmHg होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे कैसे जब जो है ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है तो क्या क्या होता है। ये धमनियाँ दी गई हैं जिसमें पूरा ब्लड का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर ऐसे ही तो जो है मेजर किया जाता है, 120 ऊपर रहता है, जो है मतलब कि जो सिस्टोलिक होता है वो ऊपर रहता है, डायस्टोलिक जो होता है वो नीचे होता है, तो 120/80 होता है। ठीक है, तो ये 120 प्रकुंचन यानी सिस्टोलिक होगा, 80 अनुशीतलन यानी डायस्टोलिक होता है, उसमें मापा जाता है। अब ये जो पूरी मशीन होती है इसमें ये रबर का कफ जो है जो कि वायु से भरा है, वायु से फूल गया है। ठीक है, तो इसको यहाँ से प्रेशर जो है किया जाता है, वायु डाली जाती है और ये जो है ये धीरे धीरे ये फूलता जाता है। अब कफ में दाब 120 से ऊपर, यहाँ पे 120 से जैसे ही ऊपर होगा यहाँ पे धमनियों में देखेंगे कि ब्लड जो है वो बहना, ब्लड रुक जाएगा। ठीक है, धमनी यहाँ पे बंद है, कहाँ पर, जब 120 से ऊपर चला गया है। उसके बाद फिर दूसरी वाली कंडीशन में यहाँ क्या दिखाया गया, कफ में दाब 120 से नीचे दिखाए गए, थोड़ा सा 120 से नीचे दिखाए गए, तब हम स्टेथोस्कोप से ध्वनि सुन सकते हैं, यानी कि ब्लड की थोड़ी बहुत ध्वनि की थोड़ा बहुत जो है ब्लड जो है वो धमनियों में आ रहा है तो सुन सकते हैं हम। उसके बाद यहाँ दिया गया कफ में दाब 80 से एकदम नीचे कर दिया, एकदम ही मतलब कि 80 जो हमारा जो है सिस्टोलिक, दो ही मेजर किए जाते हैं, एक तो हमारा सिस्टोलिक मेजर किया जाएगा, एक डायस्टोलिक मेजर किया जाएगा। तो सिस्टोलिक में वही 120 से नीचे वाली कंडीशन देखेंगे, उसके बाद डायस्टोलिक में एकदम जो है 80 से नीचे वाली कंडीशन देख लेंगे जो यहाँ पे, तो ध्वनि जो है वो सुनाई नहीं देती। ठीक है, ये था ब्लड प्रेशर मापने का तरीका। अब यहाँ पे एक ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्फेग्नो मैनोमीटर जो नामक यंत्र है वो रक्तदाब ब्लड प्रेशर उससे नापा जाता है। तो उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं। ठीक है, जो हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, और इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना होता है। इसमें इसका जो है मतलब कि इफेक्ट क्या पड़ता है, जो धमनियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और इससे रक्त प्रवाह में सिकुड़ जाती हैं। तो अभी हम लोग देखें ना हाई ब्लड प्रेशर जो हो रहा था वो कब हो रहा था, जब 120 से अबव हो गया था, तो धमनियाँ सिकुड़ जाती हैं और रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो वो रक्त प्रवाह जो होता है वो रुक जाता है, इससे धमनियाँ फट सकती हैं। क्योंकि देखिए एक जगह मान लीजिए ब्लड प्रेशर जो है ब्लड
को रोक दिया गया है। तो दूसरी जगह ब्लड का फ्लो तो अपना हो ही रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लड भरता जाएगा, अब निकल नहीं, जैसे पानी है, पानी को अगर हम रोक दें और एक जगह से उसका फ्लो ऑलरेडी हो रहा है, वहाँ पे बंद नहीं हुआ है, और दूसरी जगह हमने उसका रास्ता जो है रोक दिया गया, तो पानी कहीं ना कहीं तो निकलने की कोशिश करेगा, तो वो फाड़ के ही बाहर निकलेगा। वही हाल यहाँ पे भी है। ठीक है, तो अब इससे क्या आ गया, धमनी जो होगी वो फट जाती है और आंतरिक रक्तस्रावण हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे नलिकाएं और रुधिर वाहिकाएं, यहाँ ब्लड वेसल्स देखेंगे। तो ब्लड वेसल्स के बारे में जाने क्या क्या है यहाँ पे। तो देखिए इसमें जो ट्यूब और जो ब्लड वेसल्स है उसमें हमें क्या करना है, धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं, धमनी यानी आर्टरीज जो होती हैं वो वे रुधिर वाहिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स हैं, जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, यानी प्योर ब्लड को हृदय यानी हार्ट से पूरे शरीर में ले जाती हैं। धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। जब हृदय से धमनियों में भेजा जाता है तो हाई प्रेशर से भेजा जाता है, और शिराएं जो होती हैं वो विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं। तो उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनमें प्रेशर से तो ब्लड आता है नहीं, इसलिए उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि रुधिर में दाब होता है, बल्कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो शिराएं हैं उनका ये बताया गया है, जो वेन्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो पतली मोटी भित्ति की उनको ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनमें रुधिर में जो प्रेशर होता है, दाब जो होता है, बल्कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करना। देखिए प्रेशर तो रहता ही है, अब वो चाहे सिस्टोलिक हो चाहे डायस्टोलिक हो, लेकिन क्या होता है कि जो शिराएँ होती हैं, जो वेन्स होती हैं, उनको एक ही जगह एक ही रास्ते पर खाली जाना होता है। तो एक ही रास्ते पर जाना होता है, तो ज़्यादा उनको जो है ताकत या प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब आगे देखिए कि किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। क्या होता है कि जो ब्लड है, ठीक है, वो जब हार्ट से पंप किया जाता है तो महाधमनी, ठीक है, यानी ऑर्टा में रिलीज़ किया जाता है, ऑर्टा में फोर्सफुली रिलीज़ किया जाता है। अब ये ऑर्टा से जब आगे जाता है तो ये जो ऑर्टा होता है वो कई सारी धमनियाँ यानी आर्टरीज़ में डिवाइड हो जाता है। ये आर्टरीज़ वहाँ तक ही पहुँचती हैं, जो हर एक अंग जो होता है वहाँ तक पहुँचती हैं, लेकिन अंग में आर्टरीज़ भी अच्छी खासी मोटी होती हैं, तो हर अंग तक तो नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन फिर जिस भी पोर्शन तक पहुँच गए उसके अंदर फैलने के लिए एक और जाल होता है, जिन जाल को हम वाहिकाएँ कहते हैं, यानी कि कैपिलरीज को कहते हैं। तो उनमें ये विभाजित हो जाती हैं, जिससे सभी कोशिकाओं से रुधिर को संपर्क हो सके, जितने मतलब कहने का है जितने भी सेल्स हैं उनका जो है ब्लड से संपर्क हो सके। इस वजह से ये जो कैपिलरीज में विभाजन का ये एक रीज़न है। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिकीय मोटी होती है, मतलब एक कोशिकीय उनकी जो है उनकी जो लेयरिंग होती है वो इतनी मोटी होती है, और रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा ही होता है। तो अब ये जो है पतली भित्ति जो कैपिलरीज में है, उनमें रुधिर और उनके आसपास की जो कोशिकाएं हैं उनके मध्य में जो पदार्थों का विनिमय की जो एक्सचेंजिंग होती है इन पतली भित्तियों के द्वारा ही होती है। ठीक है, कोशिकाएं तब आपस में मिल करके फिर अब ये क्या होता है, यही जो कैपिलरीज हैं, यही क्या है कि जब आर्टरीज जब जो है ये जिन भी सेल्स तक के ऑक्सीजन वाले ब्लड को पहुंचाना है, ठीक है, तो वहाँ तक के जब ये जाती हैं तो ये छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। अच्छा, वहाँ तक हमारा ब्लड तो पहुँच गया। अब क्या है कि जो उन सेल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड इनको मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड यही कैपिलरीज ले करके, अब यही कैपिलरीज जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड ले करके निकल रही हैं, तो अब ये दूसरी नली में जाएंगी। वो दूसरी नली यही कैपिलरीज मिल करके शिराएँ बनाती हैं आगे जा करके, और रुधिर को अंग या ऊतक से दूर लेकर के जाती हैं। ठीक है, तो मेन जो कैपिलरीज हैं इनका जो रोल दोनों ही निभाती हैं, दोनों ही के फॉर्मेशन में, वो चाहे वो आर्टरीज से कैपिलरीज बन रही हों या फिर यही कैपिलरीज जो है वो जो वेन्स हैं उनको बना रही हैं। आगे देखिए, प्लेटलेट्स द्वारा जो अनुरक्षण होता है उसे हम यहाँ पे देखें। तो प्लेटलेट्स के द्वारा जो अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस, वो कैसे होता है, इन नलिकाओं के तंत्र में यदि रिसना प्रारंभ हो जाए, अब यही जो नलिकाएं थी, हम लोग ने आर्टरी, वेन या कैपिलरीज देखा, अगर उनमें जो है रिसना प्रारंभ हो जाए किसी भी तरीके से, ठीक है, तो उस स्थिति पर विचार कीजिए कि जब हम घायल हो जाते हैं और रक्तस्राव होने लगे तो तंत्र से रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त रक्तस्राव से दाब में कमी आ जाती है। अब जब ब्लड प्रेशर जो एक होना चाहिए, ठीक है, एक जो मेंटेनेंस के लिए बना रहता है, तो जब कहीं से ब्लड रिलीज हुआ जा रहा है तो वो जो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो वॉल पे प्रेशर लगा रहा था वो कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड तो कहीं और चला जा रहा है।
ठीक है, तो दाब में कमी आ जाएगी, जिससे क्या होगा, पंपिंग प्रणाली की दक्षता में भी कमी आ जाएगी। जब ब्लड में जो ब्लड के द्वारा जो दाब लग रहा है उसमें कमी आई, तो पंपिंग प्रणाली की दक्षता में भी कमी आ जाएगी। तो इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती रहती हैं। अब ब्लड में होती है, ब्लड जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पे ये भी भ्रमण करती रहेंगी, और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का ये थक्का बना करके मार्ग को अवरुद्ध कर देती हैं, इनको रोक देती हैं, जिससे जो है ब्लीडिंग होनी बंद हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी लसिका। तो ये जो लिम्फ होती है इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में सहायता करता है। ये किसमें सहायता करता है, ट्रांसपोर्टेशन में सहायता करता है। अब इसे लसिका या ऊतक तरल भी कहते हैं, ठीक है, इसे लिम्फ कहते हैं। कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकल करके, अब ये जो लिम्फ यानी लसिका का निर्माण कैसे हो रहा है, कोशिकाओं की जो भित्ति होती है उसमें उपस्थित जो छिद्र होते हैं, ठीक है, उनसे कुछ जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा येलो कलर का होता है, ठीक है, वो, और जो प्रोटीन उसमें होती है, और जो रुधिर कोशिकाएं हैं, रुधिर कोशिकाओं में आप यहाँ पे समझिए कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों ही की बात हो रही है, ठीक है, या प्लेटलेट्स की भी बात हो रही है। तो यहाँ पे रुधिर कोशिकाएं बाहर निकल करके ऊतक के जो अंतर कोशिकीय अवकाश है, इंटरसेलुलर स्पेस जो है उसमें आ जाते हैं, तथा ऊतक तरल या फिर ऊतक तरल, क्योंकि इसके स्पेस में आ गए इसलिए अब वो ऊतक तरल या फिर लसिका जो है वो कहलाएंगे, उसका निर्माण करेंगे लिम्फ का। तो ये रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन यह रंगहीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है। अब ये रुधिर का जो प्लाज्मा जो कि येलो कलर का होता है उसी की तरह ही है, क्योंकि इसमें प्लाज्मा का लेवल जो है थोड़ा ज़्यादा होता होगा, लेकिन इसमें रंगहीन और इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है। अच्छा, यहाँ पे रंगहीन जो है बोला गया, तो जाहिर सी बात है ये जो रुधिर कोशिकाएं जो गई हैं, जो तीनों ही होती है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तो उसमें डब्ल्यूबीसी गई होगी, तभी तो जो है रंगहीन है, ठीक है। आरबीसी गई होती तो कोई ना कोई कलर तो ज़रूर होता। तो अब क्या है, लसिका अंतरकोशीय अवकाश में लसिका कोशिकाओं में चला जाता है। अब ये जो पूरा जो लिम्फ बना है वो जो है लिम्फेटिक जो सेल्स होती हैं उनमें चला जाता है, जो आपस में मिल करके बड़ी लसिका वाहिका बना लेती हैं, और अंत में बड़ी शिरा में ये खुलती हैं। अब ये लसिका वाहिका जो होती हैं, जो वेना कावा होता है उसमें जा करके ये खुलती हैं। तो पचा हुआ जो क्षुद्रांत द्वारा, जो छोटी आंत के द्वारा जो पचा हुआ भाग होता है, उसको अवशोषित वसा का वहन लसिका के द्वारा होता है। यानी जो डाइजेशन के दौरान में जो छोटी आंत के द्वारा जो भी जो है खाद्य पदार्थ जो डाइजेस्ट होता है, उसमें जो अवशोषित वसा होती है उसका ट्रांसपोर्ट कौन करती है, लसिका करती है, और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश में वापस रुधिर में ले जाती है। तो ये भी कि मतलब जो अतिरिक्त तरल है उसको भी बाह्य कोशिकीय अवकाश जो है उससे वापस रुधिर में ले जाने का काम करती है। अगला है पादपों में परिवहन। तो यहाँ तक कि हम लोग ने ये पढ़ा था कि जो है एनिमल्स में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, ठीक है, एनिमल्स में जो पूरा एक्सचेंजिंग हो रही थी एयर की, वायु की, तो वो सारी हम लोग ने पूरा सिस्टम पढ़ लिया रेस्पिरेशन का। अब हम लोग यहाँ देखेंगे पादपों में जो परिवहन होता है वो कैसे होता है। तो देखिए, हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पादप किसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड सरीखे सरल यौगिक होते हैं, ठीक है, किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड सरीखे सरल यौगिक होते हैं, और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त अंगों, विशेष रूप से पत्तियां, उनसे ये करते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि किस तरह से जो है जो प्लांट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, रात्रि के समय में जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो होती नहीं है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसे श्वसन में हम लोग करते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वही प्लांट भी करते हैं। लेकिन वही जब मॉर्निंग का टाइम होता है तब ये जो है ऑक्सीजन खाली रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तभी भी जो है निकालते हैं, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। तो पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है। पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवणों की मृदा निकटतम तथा प्रचुरतम स्रोत है। मिट्टी जो होती है उससे सारा जो है मतलब कि इसमें जो भी कमी है वो पूरी हो जाती है खनिज लवणों की। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा या मृदा के संपर्क में रहते हुए किया जाता है। इनका अवशोषण यदि मृदा के जो है संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है, मतलब मृदा के संपर्क वाले जो अंग हैं जो भी मृदा के संपर्क में होंगे, यानी रूट प्लांट की, ठीक है, और क्लोरोफिल युक्त अंग उनमें दूरी बहुत कम है, तथा
ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विसरित हो सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये काफ़ी कम है, यानी कि जो है अवशोषण का काम जड़ें करेंगी जो कि प्लांट की निचली सतह पे होंगी। अब वहाँ से जो अवशोषण कर रही हैं जल का, वो क्या होगा कि जो हरे पार्ट होंगे जहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होगी उनके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए कम है, तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस से वहाँ तक पहुँच जाएगा। अब यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण ये दूरियाँ बढ़ जाएँ, मान लीजिए बड़े बड़े अगर जो है प्लांट हो जाए, तो अगर ये जो डिस्टेंस है वो अगर बढ़ जाती है तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम लोग ने अपने जो मनुष्य शरीर में क्या देखा था, अगर ऑक्सीजन का ये जो परिवहन है वो अगर डिफ्यूजन प्रोसेस से होता और जो है हार्ट से कहाँ तक ही जाता है या लंग से कहाँ तक ही जाता है, पैरों के अंगूठे तक के अगर ऑक्सीजन को पहुँचाना होता है वो भी डिफ्यूज़न प्रोसेस है, तो 3 वर्ष के आसपास का समय लग जाता। ठीक, तो इतने समय में तो गायब ही हो जाता है इंसान। तो ऐसी परिस्थिति में परिवहन की एक सूत्रक प्रणाली आवश्यक होती है। तो मनुष्यों में क्या है, एक सूत्रक प्रणाली, उसमें जो है जो हीमोग्लोबिन है वो मेनली ब्लड में होता है, वो पूरा फटाफट जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसप्लांट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो यहाँ भी सूत्रक प्रणाली क्या है, विभिन्न शारीरिक अभिकल्पना के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भिन्न है। अलग अलग जो शारीरिक अभिकल्पना है उनके लिए अलग अलग एनर्जी की जरूरत होती है। पादप प्रचलन नहीं करते, पादप जो होते हैं वो प्रचलन नहीं करते हैं, और पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है। एक बड़ा अनुपात आपने देखा होगा बाहरी इसकी जो जड़ों की जो लेयर होती है, इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वे अपेक्षाकृत धीमे वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग करते हैं। मतलब स्लो जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस जो होती है उसका ये यूज़ करते हैं। जिन दूरियों पर परिवहन तंत्र का प्रचालन कर रहे हैं, लंबे वृक्षों में वे बहुत अधिक हो सकती हैं। तो पादप वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित जो ऊर्जा युक्त पदार्थ हैं तथा जड़ों से जो कच्ची सामग्री का वहन करेगा। ये दो पंथ स्वतंत्र संगठित चालन नलिकाओं से जो यहाँ पे चालन नलिकाएं जो होती हैं, तो ये जो चालन कोशिकाएं कंपेनियन सेल होती हैं उनसे ये पूरा स्वतंत्र जो ये जो तंत्र है, दो पथ जो स्वतंत्र संगठित किए जा रहे हैं वो कंपेनियन सेल से बनाए जाते हैं। अब जैसे एक जाइलम है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। तो जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जा से जाइलम जा से जल, बस इतना। ठीक है, तो जल में खनिज लवण तो होंगे ही, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, जाइलम करेगा, जो कि जो है मतलब कि उसका मेनली वहन करने का काम। और दूसरा काम फ्लोएम का होता है। तो ये जाइलम की जो डायरेक्शन आप देखेंगे कि जड़ों से पत्तियों तक की होती है। ठीक है, नीचे से ऊपर अपवर्ड जो है होगी। वही जो फ्लोएम होगा वो पत्तियों में बना हुआ जो भी भोजन होगा प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद द्वारा संश्लेषित होगा, वो पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। तो हम देखेंगे पत्तियों से नीचे की तरफ, तो डाउनवर्ड जो होगी वो फ्लोएम की डायरेक्शन होगी, अपवर्ड जो होगी वो जाइलम की डायरेक्शन होगी। ठीक है, जिसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया है थोड़ा 9th क्लास में। अब देखिए जल का यहाँ पे परिवहन, जाइलम ऊतक में जड़ों तनों पत्तियों की जो वाहिनिकाएं वेसल्स और जो है यहाँ पे जो वाहिकाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेसल्स इसमें जो ट्रीज जो होती हैं इनमें जो वेसल्स पाई जाती हैं और जो ट्रैकिड्स वगैरह होती हैं, इनका क्या काम होता है, ये आपस में जोड़ करके जल संवहन कोशिकाओं का एक सतत जाल बना लेती हैं जो पादप के सभी भागों से संबद्ध होता है। क्या करती हैं, जब जाइलम जो होते हैं वो जाइलम ऊतक जो होते हैं ये जड़ हों तने हों पत्तियां हों उन सब में एक जो है वेसल्स वगैरह से जो है होता हुआ जाता है, तो एक जाल पूरा एक नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, जिससे पादप के जितने भी भाग होते हैं वहाँ तक के पानी पहुँचने का पूरा सिस्टम बनता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में हैं और वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती हैं। ठीक है, वही खनिज लवण वगैरह सब आयन प्राप्त करती हैं। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण के एक अंतर उत्पन्न करता है। जड़ और मृदा के बीच में जो आयन सांद्रण का आयन कंसंट्रेशन का जो एक अंतर है उसे उत्पन्न करने का काम करता है। इस अंतर को इसे उत्पन्न करता है। तो ये जो अंतर है इसको समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, ये जो अंतर होता है कि जो है उधर पानी है और इसमें जो है सब आयंस वगैरह इधर जड़ हैं। ठीक है, तो वो जो है वो जड़ों में प्रवेश कर जाता है। और इसका अर्थ ये है कि जल अनवरत गति से जो जड़ जो है वो अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और
तो यहाँ पे इसका अर्थ ये हुआ कि जो जल है वो अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है। ठीक है, तो ये जो है स्टेडी मूवमेंट से जड़ का जो जड़ में उपस्थित जो जाइलम होता है उसमें चला जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण कर देता है। यानी कि जल को अब ये ऊपर की तरफ चढ़ाएगा तो ये स्तंभ का निर्माण कर देता है जो लगातार ऊपर की ओर ढकेला जाता है। तो यहाँ पे जो जल है वो ऊपर की तरफ ढकेला जा रहा है। ठीक है, उल्टा यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। जो आमतौर पर पादपों की ऊंचाई देखते हैं, यह दाब जल को वहां तक पहुंचाने के लिए स्वयं में पर्याप्त नहीं है। ये जो प्रेशर है ये क्या है, जो जल है उसको वहां तक पहुंचाने के लिए स्वयं में पर्याप्त नहीं है। इसलिए पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुंचाने की कोई और युक्ति करते हैं। ठीक है, मतलब कि अब ये जो प्रेशर है ये अपने आप में अगर स्वयं में देखा जाए तो वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के जो बिंदु वहां तक तो जल पहुंचाना है ही, तो वहां तक जल पहुंचाने की कोई और युक्ति भी ये यूज करते हैं। अब देखिए क्या करते हैं। इस क्रियाकलाप में देखिए लगभग एक ही आकार के तथा बराबर मृदा वाले दो गमले लीजिए और एक में पौधा लगा दीजिए, दूसरे गमले में पौधे की ऊंचाई की एक छड़ी लगा दीजिए। दोनों गमलों की मिट्टी प्लास्टिक की शीट से ढक दीजिए और जिसमें नमी का वाष्पन ना हो सके, प्लास्टिक की शीट से ढक दीजिए। उसके बाद क्या करना है कि दोनों गमलों को, एक को पौधे के साथ तथा दूसरे को छड़ी के साथ प्लास्टिक शीट से ढक दीजिए। क्या आप दोनों में कोई अंतर देखेंगे? एक में क्या है, पौधा है, और दूसरे में क्या है, प्लास्टिक की शीट है। किसकी है? प्लास्टिक की शीट है। तो जाहिर है प्लास्टिक की शीट है तो उसमें तो कोई रिसाव वगैरह होएगा नहीं। ठीक है, या अगर मान लीजिए कि प्लास्टिक की वो भी यहाँ पे शीट दी गई, पाइप अगर दिया जाता तो ब्लड थोड़ा सा जो पानी जो था वो थोड़ा ऊपर चढ़ता भी अगर होता, लेकिन जो चूंकि हम जानते हैं कि प्लास्टिक निर्जीव है तो उसमें कोई प्रोसेस अपने से तो हो नहीं सकती। वही प्लांट जो होगा, प्लांट में ये सारी जो प्रोसेस अभी हम लोग ने पढ़ी थी वो सारी होगी। ठीक है, और जो गमला, क्योंकि बाहर से सब तो सील पैक है तो पानी जो है वो ऊपर तक के चढ़ेगा, उसका जो भी ज़रूरी वाला जो काम है वो अपना होता रहेगा। ये मानकर कि पादप को पर्याप्त जलपूर्ति है। ठीक है, जिस जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई है उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो जल होता है वो रंध्र स्टोमेटा के द्वारा वो जो एक्स्ट्रा जो जल होता है वो उड़ जाता है। ठीक है, तो उसकी वहाँ पर जल की हानि हो जाती है, तो उसका जो प्रतिस्थापन है तो वो जो है पत्तियों में बस जो जाइलम वाहिकाएं होती हैं उनके द्वारा हो जाता है। वास्तव में कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूसड़, एक जो सक्सेशन वाली जो प्रोसेस होती है वो उत्पन्न करता है। ठीक है, और जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं के द्वारा खींचता है। कहने का मतलब क्या है, सेल्स में जो जल के अणुओं का जो वाष्पन है, जल के अणु जो सेल में थे वो उनका इवेपोरेशन हो गया, वो सारे उड़ गए। अब वहाँ पे जल की जो कमी हुई तो उसके द्वारा वहाँ पे एक प्रेशर बना जिसको हम शकर वाला प्रेशर, चूसड़ वाला प्रेशर कहेंगे। तो वो क्या करेगा, वो जैसे ही उत्पन्न होगा वो जल को जड़ों में उपस्थित जो जाइलम है उसकी कोशिकाओं के द्वारा जल को खींचेगा। जाइलम का पूरा जो जाल बिछा हुआ है इसके द्वारा वो जो है जल जो है उसको वो खींचेगा। तो पादप में वायवीय जो भाग होते हैं उनके द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वायवीय जो भाग होंगे बाहर की तरफ, उनमें वाष्प के रूप में जो भी जल की हानि होगी इसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन प्रोसेस कहते हैं। अतः वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसके विलेय खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति, अपवर्ड जो है मूवमेंट होता है, यह ताप के नियमन में भी सहायता करता है। जो टेम्परेचर का रेगुलेशन करना होता है उसमें भी सहायता करता है। तो एक तरीके से जो यहाँ पे इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि देखिए हम लोग ने यहाँ पे क्या प्रोसेस की थी कि जैसे अगर प्लांट छोटे हैं तब तो जाइलम में जो है प्रेशर लग रहा है, स्टेडी मूवमेंट जो हो रहा है वो तो चलिए पहुँचा दिया जाए नीचे जड़ों से जाइलम के द्वारा, पर जो है जल है वो पहुँचा दिया जाए। लेकिन क्या है, जो बहुत लंबाई वाले जो पौधे होते हैं उनमें कैसे ये होगा, तो उनमें कोई चीज़ जब नीचे से ऊपर जा रही है तो उसमें ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, और वही ऊपर से अगर खींची जा रही है तो वो थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ईजिली पहुंच जाएगी। तो क्या होगा कि जो वायवीय भाग होंगे वहाँ से रेस्पायरेशन इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन होगा तो पानी जो एक्स्ट्रा उड़ेगा तो उन सेल्स में पानी की कमी होगी। अब वो अपनी पानी की कमी पूरा करने के लिए सक्सेशन का प्रेशर लगाएंगी, तो उससे क्या होगा कि जो जाइलम कोशिकाएं हैं जिनमें पानी की उपस्थिति है वो जो जड़ों की तरफ से उन पर प्रेशर लगाएंगी और उसे पानी को खींचने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इससे जो है जाइलम तो अपना प्रेशर लगा ही रहा था, साथ ही साथ ऊपर से भी हेल्प मिल गई। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो
ऊपर मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन में इसमें जल का मूवमेंट होगा। ठीक है, ये जो ताप के नियमन में भी सहायक करता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ये जो टेम्परेचर रेगुलेशन है, इसमें भी हेल्प करेगा। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी होता है। मेन जो प्रेशर होता है वो रात के समय में स्पेशली प्रभावी होता है। दिन में जब रंध्र खुले हैं तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण, यानी कि यहाँ पे जो कर्षण वाला जो ये जो फोर्स होता है, कर्षण एक तरीके का क्या होता है, फोर्स होता है, एक मिनट, जिसे हम लोग ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब दिन के समय में जब इंस्ट्रूमेंटा खुले होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा जो प्रेशर जो फोर्स लगता है ना, वो यहाँ पे जो है कर्षण वाला हो जाएगा। तो अब आगे देखिए ये जो चित्र है, इसमें वही वाष्पोत्सर्जन की पूरी जल की गति दिखाई गई है। जल जो है यहाँ पे वाष्प के रूप में उड़ रहा है, वायवीय जो भाग पिघल के होंगे, और जब ये उड़ता जा रहा है तो जो पेड़ में जो भी पार्ट होगा जहाँ पे पानी की कमी हो रही है, वो अब जड़ों से पानी को ऊपर की तरफ खींचेगा। तो इस तरह से जड़ों का जो है ऊपर जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो इस तरह से होगा। अब भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होगा? तो अब तक हम पादप में जल और खनिज लवणों की चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं, उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बाद जो उत्पाद बनते हैं, विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण जो पत्तियों में होता है, तथा पादप के अन्य भागों में कैसे ये भेजे जाते हैं। अब ये जो भोजन जो बन करके तैयार हुआ है, ये पादप के अन्य भागों में कैसे भेजा जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, तो इसके जो विलेय उत्पाद हैं, इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है, उसी को ही हम स्थानांतरण कहते हैं। और यह संवहन ऊतक है वेस्कुलर बंडल में जो फ्लोएम है, फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। जाइलम का काम तो जल और खनिज लवण का हो गया। अब फ्लोएम जो होता है, ये जो खाद्य पदार्थ हैं, विलेय उत्पाद, उनको जो है ये पहुंचाने का काम करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो एसिड तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। प्रकाश संश्लेषण के जो उत्पाद होते हैं, उनके अलावा फ्लोएम अमीनो एसिड का भी जो है वो परिवहन करता है, साथ ही साथ और जो अन्य पदार्थ होते हैं उनका भी परिवहन करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ में जो भंडारण होता है, या अंगों, ठीक है, जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। अब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो जड़ें होती हैं या तने होते हैं या जो है फल तो होते ही हैं, भंडारण वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये सब जो है, ये इनमें अगर फूड स्टोरेज हो जाता है तो फिर ये एडिबल हो जाती हैं। ठीक है, तो वही है, अब वो जो है फलों में जाएँ, बीजों में जाएँ तथा वृद्धि वाले जो अंग होते हैं उनमें जाएँ। तो इस तरह से भोजन को पहुँचाया जाता है। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालिनी नलिका में ऊपरमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। तो ये जो कंपेनियन सेल्स थी, उनमें जो ये भोजन का जो स्थानांतरण है, ये भी अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों दिशाओं में होता है। ठीक है, अपवर्ड भी होता है और डाउनवर्ड, दोनों ही दिशाओं में होता है कंपेनियन सेल्स की हेल्प से। जाइलम द्वारा परिवहन, जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है, से विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण है, जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। तो यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में ये बताया गया कि चालिनी जो कंपेनियन सेल है, वो क्या काम कर रही हैं, वो चाहे पानी को पहुँचाने का काम या खाने को पहुँचाने का काम कर रही हैं। तो अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों ही इनका वर्क है। ठीक है, वही यहाँ पे ये कहा गया कि जाइलम द्वारा जो परिवहन है, वो सामान्य अगर भौतिक फोर्स के द्वारा उनको समझाया जाए तो वो फ्लोएम के स्थानांतरण से बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है पूरा। जैसे सुक्रोज सरीखे जो पदार्थ होते हैं, जिनमें सुक्रोज पाया जाता है, वो फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, सुक्रोज पदार्थ जो होते हैं, उनमें फ्लोएम ऊतक में, फ्लोएम के जो टिश्यूज होते हैं, उनमें एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित हो जाते हैं। क्योंकि फ्लोएम खाना पहुंचाने का काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें ऊर्जा का तो पूरा स्टोरेज लेकर के ही चल रहा होगा। तो यह ऊतक का परासरण दाब बढ़ा देता है। ये क्या करता है, ऊतक का जो टिश्यूज का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उसको ये बढ़ा देता है, जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। तो ये जो प्रेशर है, ये क्या करता है, जो पदार्थ हैं उनको फ्लोएम से, जो भी खाद्य पदार्थ है जो कि फ्लोएम में है, उनसे उस ऊतक तक ले जाने का काम करता है जहाँ पे ज़रूरत है उसकी, तो जहाँ दाब का कम काम है। ठीक है, जहाँ पे दाब जो है वो कम है, प्रेशर कम है। यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकताओं के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण कराता है। यही जो प्रेशर जो फ्लोएम में बन रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। उदाहरण के लिए, जैसे बसंत में जड़ व तने के ऊतक में भंडारित जो शर्करा है, जड़ और तने में जो शर्करा उपस्थित होती है, उसका स्थानांतरण कलिकाओं यानी बड्स में होता है, जिसे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तभी तो जो पहले फ्रूट जो होता है वो कैसे बनता है,
फ्लावर्स के बाद ही तो फ्रूट बनता है। तो पहले बड्स निकलती हैं, बड्स के बाद वो फ्लावर बन जाता है, फ्लावर के बाद सारी पेटल वगैरह सब जो है जब गिर जाती हैं तो वही ओवरी वगैरह सब कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। ठीक, तो यही ये चीज़ हो गई। अब आगे देखिए यहाँ पे ये है उत्सर्जन सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम लोग जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन प्रोसेस में मानव में उत्सर्जन पढ़ेंगे। तो इसमें पहले देखिए होता क्या, हम चर्चा कर चुके हैं कि जीव प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में जनित जो वर्ज्य पदार्थ वेस्ट जो गैसें हैं, ठीक है, उनसे कैसे छुटकारा पाते हैं। तो अन्य उपापचयी क्रियाओं में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनमें जनित नाइट्रोजन जो है उसमें रिलीज होती है, ठीक है, बनती है। तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निकालना आवश्यक है। तो वह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थ जो होते हैं उनका निष्कासन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। विभिन्न जंतु इसके लिए विविध युक्तियां जो है करते हैं। अलग अलग जंतु में अलग अलग प्रोसेस से जो है एक्सक्रीशन का काम होता है। बहुत से एककोशिकीय जीव इन अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विसर्जित कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। जैसा हम अन्य प्रक्रम में देख चुके हैं, जटिल बहुकोशिकीय जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब है कि जो एक कोशिकीय जीव है उनका तो सेल जो उनकी जो बॉडी होती है उसकी सतह से ही उनका जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस सारी हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें स्पेशल पूरा एक्सक्रीशन की प्रोसेस के लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है, ठीक है, तो वो विशिष्ट अंग का उपयोग करते हैं। तो अब सबसे पहले हम यहाँ देखें मानव में जो उत्सर्जन तंत्र है वो क्या है। तो यहाँ पे देखिए मानव में उत्सर्जन, मानव में जो एक्सक्रीशन होता है वो मानव में उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उसमें एक जोड़ा वृक्क होता है। किडनी जो होती है वो एक जोड़ा होती है, यहाँ पे देख सकते हैं आप पेयर्ड में है, ठीक है। एक मूत्रवाहिनी होती है, मूत्रवाहिनी यहाँ पे है, ये मूत्रवाहिनी जो होती है उसको हम यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। एक मूत्रवाहिनी मतलब सॉरी एक जो है मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय यहाँ पे ये देखिए, और जो है मूत्राशय जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। तो ये होती है यूरेटर होता है जो कि किडनी से निकलता है यूरेटर, फिर उसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये जो है ये यूरेथ्रा है, ठीक है। मूत्रमार्ग जो होता है ये वाला जो पोर्शन है ये मूत्रमार्ग का है, तो ये यूरेथ्रा हो जाएगा। तो क्या क्या हो गया कि एक जोड़ा वृक्क किडनी एक पेयर में होती है और एक मूत्रवाहिनी, एक जो है मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग होता है। वृक्क उदर में जो एब्डोमेन होता है उसमें रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है। जो रीढ़ की हड्डी होती है ना उसके दोनों ओर ये जो किडनी होती है ये उपस्थित होती है। तो हमने यहाँ पे ये देखा, देखिए एक स्टेटमेंट यहाँ पे थोड़ा सा मिस है कि जो दो पेयर में जो है क्या होती हैं, किडनीज होती हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे मूत्रवाहिनी होती है यानी कि जो यूरेटर होता है वो भी दो दो होता है, एक किडनी से इधर निकला एक किडनी से इधर निकला, तो दो हो गया। और यहाँ पे जो मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर है वो एक होता है, और जो है यूरिथ्रा होता है वो भी एक होता है, ठीक। तो अब वृक्क में यानी किडनी में मूत्र बनने के बाद, किडनी में जब यूरिया बन जाता है तो उसके बाद ये किस में जाता है, यूरेटर में जाता है। तो यूरेटर में होता हुआ ये यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है तथा यहाँ तब तक एकत्र रहता है जब तक कि जो है ये जो मूत्र मार्ग से यह निकल नहीं जाता है। तो यूरिनरी ब्लैडर में मेनली जो यूरिया जो होता है वो इकट्ठा रहता है और जब तक कि वो यूरेथ्रा से बाहर नहीं निकल जाता तब तक की। ये जो यूरिन होता है वो किस प्रकार तैयार होता है। तो देखिए यूरिन बनने का उद्देश्य रुधिर में जो वर्ज्य पदार्थों को छान करके बाहर करना होता है, यूरिन तभी बनता है, ठीक है। तो लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो रुधिर से अलग हो जाती है, जबकि नाइट्रोजनी पदार्थ जो होते हैं ये पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक एसिड जो वो किडनी में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। तो ये जो है किडनी में रुधिर से अलग किए जाते हैं नाइट्रोजनी पदार्थ। यह कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है कि वृक्क में आधारी निस्यंदन एकक जो है फुफ्फस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है। आप ये समझिए जिस तरीके से जो हम लोग ने लंग्स में पढ़ा था एल्वियोलर सैक, ठीक है, तो उसमें जिस तरीके से एक गुच्छे के फॉर्म में एक पूरा बलून जैसा वो पूरा बन गया था, उसी तरीके से यहाँ पे जो किडनीज होती हैं उनमें एक फिल्टरेशन की प्रोसेस होती है, आधारी निस्यंदन होता है। इसमें फुफ्फुस की तरह ही इसमें बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का एक पूरा गुच्छ बना रहता है। इसमें भी रुधिर कोशिकाओं का एक पूरा गुच्छ बना होता है, फिल्टरेशन की जो प्रोसेस होती है इसमें। तो वृक्क यानी किडनी के प्रत्येक कोशिका गुच्छ एक नलिका के कप के रूप में सिरे के अंदर होता है। मतलब इस तरीके से ये पूरा जो है कप के अंदर ऐसे बना रहता है, यहाँ पूरी कैपिलरीज का पूरा जाल होता है, ठीक है। तो ये जो है कोशिकाओं का गुच्छ हो जाएगा, उसके बाद जो है ये कीप जैसा शेप होता है, फिर उसके बाद सिरे के अंदर होता है ये जो नलिका होती है, ये छने हुए मूत्र जो यूरिया होता है उसको एकत्र करती है, ठीक है। अब ये समझिए ये है
इस तरह से होता है। यहाँ पे कई सारी जो है ब्लड वेसल्स होती हैं, यहाँ से जो है ब्लड छनता है, उसके बाद यहाँ पे इकट्ठा होता है। तो ये जो यूरिन होती है उसको एकत्र करती है। प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदन एकक होते हैं। तो आप ये समझिए, ये जो है यहाँ पे, तो ये जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के लिए पूरे कप शेक स्ट्रक्चर जो पूरा यहाँ पे है, निस्यंदन एकक जिसे कहते हैं, ठीक है, ये एक वृक्क में, एक किडनी में अनेक होते हैं। इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। यही जो वृक्काणु होते हैं, इन्हीं को ही हम नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए कैसे जो है वृक्क की पूरी संरचना बनी है। ये जो नेफ्रॉन होते हैं जो आपस में निकटता से एकदम पैक रहते हैं। प्रारंभिक निस्यंदन जो फर्स्ट मतलब प्राइमरी जो फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है, उसमें कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, लवण है, प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। तो ये इसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो है प्रचुर मात्रा में जो इसमें रह जाते हैं, और जिसमें जल जो होता है वो प्रचुर मात्रा में जल इसमें रह जाता है। जैसे जैसे जो यूरिन होता है वो इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनर्वसन हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। जिनको जो नलिकाएं जो है अपने पास लेकर के जाना होता है वो अपना लिए जाती हैं। तो ये यहाँ पे डिसाइड हो जाता है किसको क्या देना है। तो रीएब्जॉर्प्शन फिर ये नली में जब ये जब बचा हुआ मटेरियल जब जाता है तब होता है। जल की मात्रा, रीएब्जॉर्प्शन शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय वृज्य उत्सर्जित करना है पर निर्भर करती है। तो इसमें जो जल की मात्रा है वो निर्भर करेगी कि जो बॉडी में जल की मात्रा कितनी है, ठीक है, उस पर निर्भर करेगी। और वही दूसरा इस पर निर्भर करेगी तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें वो कितना विलेय है, ठीक है, उस पर निर्भर करेगी। तो प्रत्येक जो वृक्क होता है उनमें बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है। हर किडनी में बनने वाला जो पूरा जो है वो होता है यूरिन होता है, वो एक लंबी नलिका जिसे हम मूत्र वाहिनी बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं, उसमें प्रवेश करता है, जो कि वृक्क को किससे, यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ती है। फिर उसके बाद जो है ये यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, उसमें जो यूरिन होता है वो भंडारित रहता है। जब तक कि ये फैले हुए जो मूत्राशय है यानी यूरिनरी ब्लैडर है उसका दाब उसके यूरिथ्रा लास्ट वाला जो पार्ट होता है मूत्र मार्ग वाला, उसके द्वारा उसे बाहर ना कर दे, तब तक कि उसमें यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा रहता है। तो अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है वो पेशीय होता है, अतः यह तंत्र का नियंत्रण में होता है, यानी इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। परिणाम स्वरूप हम प्रायः मूत्र निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं। कहने का मतलब होता है कि जो यूरिन का जो शरीर से पास आउट होने की जो पूरी प्रोसेस है ये वॉल्यूमेंट्री भी है, इनवॉल्यूमेंट्री भी है। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये इनवॉल्यूमेंट्री हो जाती है, अदरवाइज़ ये वॉल्यूमेंट्री होती है, यानी हम अपनी इच्छा के अनुसार ही इसको जो है रिलीज़ करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर है, एक नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम पोमन संपुट कहते हैं। कोशिका गुच्छ इसी में ही, ग्लोमेरुलस होता है इसके अंदर। ठीक है, और इसमें वृक्क धमनी की शाखा इसी में जो है, धमनी और शिराएं वगैरह सब इसी में ही मौजूद रहती हैं। फिर है यहाँ पे वृक्क शिरा की शाखा, ये दिखाई गई है। ये नीचे वाली जो होती है वो किसकी है, वृक्क शिरा की शाखा है। और ये वृक्क धमनी की जो है शाखा यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अपोजिट है। हम लोग ने अभी तक की क्या देखा था कि जो आर्टरीज होती हैं इनमें ब्लड रेड कलर का होता है क्योंकि इसमें प्योर ब्लड होता है। यहाँ पे वृक्क धमनी जो दी गई है इसमें ब्लू कलर का दिया गया है। अच्छा, ये डिपेंड करेगा कि इसमें जो है कैसे क्या हो रहा है। फिर उसके बाद ये जो नेफ्रॉन है उसका नलिकाकार भाग दिया गया है, जिसमें इच्छा अनुसार जो अभी क्या है नलिकाकार जो भाग है उसमें जब जाती हैं तो इनमें रीअब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पे होती है। तो जिसको जो जो चाहिए होता है वो यहाँ पे दे दिया जाता है। ये संग्राहक वाहिनी दी गई है। अब आगे देखिए, जैसे कृत्रिम वृक्क, जब जो है क्या होता है कि किसी भी तरीके से जो मतलब वृक्क जो है वो किडनीज जो है वो अपना वर्क करना बंद कर देती हैं, तब ये जो नाइट्रोजनी पदार्थ हैं वो बॉडी से निकल नहीं पाएंगे तो होएगा क्या, तो अब इनका बॉडी से निकालने के लिए इनकी छनाई, ब्लड की छनाई ज़रूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ब्लड जो कृत्रिम वृक्क दिया गया है, ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी जो है उसका क्या होगा, डायलिसिस होगी। तो देखिए मतलब आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा ही जो है उसकी जो वो जो लगाई जाती है इसी प्रोसेस को हम अपोहन कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। उत्तरजीविता के लिए वृक्क जैव अंग है। जीने के लिए वृक्क जो है वो एक जैव अंग है। कई कारक जैसे संक्रमण, आघात, वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, और यह शरीर में विषैले अपशिष्ट जो होते हैं उनको संचित कराता है। ठीक है, शरीर में विषैले अपशिष्ट होते हैं उनको संचित कराता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। वृक्क के जो है अपक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग
मतलब अक्रिय जब हो जाता है, जब जो किडनी होती है वो वर्क करना जब बंद हो जाती है, तब हमें कृत्रिम जो है किडनी की ज़रूरत होती है, कृत्रिम वृक्क की ज़रूरत होती है। तो एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ उत्पादों को रुधिर से अपोहन यानी डायलिसिस के द्वारा निकालने के लिए एक युक्ति है, आर्टिफिशियल युक्ति है, आर्टिफिशियल यहाँ पे सिस्टम है। तो ये जो कृत्रिम वृक्क है ये बहुत सी अर्धपारगम्य अस्तर वाली जो नलिकाएं होती हैं उनसे युक्त होती है। इसमें जो है सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है वो कई सारे लेयर में होती हैं। ये नलिकाएं अपोहन डायलिसिस द्रव से भरी टंकी में, डायलिसिस के लिए जो द्रव यूज़ होता है, जो लिक्विड यूज़ होता है, उस टंकी में जो है द्रव से भरी टंकी में ये लगा होता है नलिकाएं। ठीक है, ये नलिकाएं जो है उसी से ही जुड़ी रहती हैं। इस द्रव का परासरण दाब रुधिर जैसा ही होता है। ठीक है, ये जो लिक्विड है ये लिक्विड इस तरीके से मेंटेन किया जाता है कि इसका जो ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो बिल्कुल जैसे ब्लड का होता है बिल्कुल वैसा ही होता है। लेकिन इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होते हैं, बस इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होते हैं। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं से प्रवाहित कराते हैं और इस मार्ग में रुधिर के अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा, डिफ्यूजन द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं। तो ये क्या है, जो अपशिष्ट उत्पाद हैं वो उनका विसरण हो जाता है, वो जो है हाई डेंसिटी के होते हैं और वो अपोहन द्रव जो होता है उसमें आकर के घुल जाते हैं। शुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी जो होते हैं उसके शरीर में पंपित कर दिया जाता है। अब ब्लड जो प्योर हो गया इसको वापस से जो है रोगी के शरीर में पंप कर दिया जाता है। यह वृक्क के कार्य के समान है। तो किडनी का जो काम है बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे है, लेकिन एक अंतर यह है कि इसमें कोई पुनर्वसन नहीं होता। रीअब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है जो कि हमारी बॉडी में होती है, जिसमें बचा हुआ जो जल होता है या खनिज लवण वगैरह जो कुछ भी होता है वो वापस से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ताकि किसी भी चीज़ का वेस्ट ना हो, वो वही चीज़ यहाँ पे नहीं होती। तो प्राय एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है। जो फिल्ट्रेशन की जो पूरी प्रोसेस होती है 180 लीटर होती है। ठीक है, यद्यपि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का जो आयतन होता है वो वास्तव में 1 या 2 लीटर होता है। जो यूरिन का जो आयतन होता है वो वास्तव में 1 या 2 लीटर होता है, क्योंकि शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में पुनर्वसित हो जाता है। तो हम यही कह सकते हैं कि जो है उत्सर्जित जो यूरिन है उसका आयतन वास्तव में 1-2 लीटर होता है। बाकी का जो पूरा जो भी वाटर का या जो भी मिनरल वगैरह जो कुछ भी है उसका रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा उनको फिर से अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये था मानवों में उत्सर्जन कैसे हो रहा था। अब हम देखेंगे पादप में उत्सर्जन, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, तो इसे एक बार देख लें। पादपों में जो है उत्सर्जन कैसे, पादप में उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्तियां प्रयुक्त होती हैं। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद कही जाती है। जब ऑक्सीजन बनती है प्रकाश संश्लेषण तो ये एक वेस्ट मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट होती है। ठीक है, तो ये और हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि पौधे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, अतिरिक्त जल से। तो पादपों में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं, बहुत से, और वे अपने कुछ भागों में जैसे कि पत्तियां हैं, पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भाग, अब ये जाहिर सी बात है ये कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट हो अगर वो एक्स्ट्रा जो है लेवल में जिनकी ज़रूरत नहीं है बॉडी में वो उपस्थित रहेगा तो वो बॉडी के किसी न किसी पोर्शन को वो नुकसान पहुंचाएगा। उसी तरीके से ये जो वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या करेगा, अगर वो उसको प्लांट में रोक दिया जाए भाई ये तो अच्छी होती है ऐसा कह के, तो वो क्या करेगा, पत्तियों का क्षय करने लग जाएगा। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। तो ब्लड जो इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है उसकी या कोशिका की जो रिक्तिका होती है इसमें जो है क्या होते हैं, इसमें संचित स्टोर रहते हैं। पौधों से गिरने वाले पत्तियों में भी अपशिष्ट उत्पाद जो हैं वो संचित रहते हैं, पौधों से जो गिर रही होती हैं। अन्य अपशिष्ट उत्पाद मतलब कि जो अन्य जितने भी अपशिष्ट उत्पाद हैं जैसे कि रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पादपों में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं कुछ तो ऐसे ही जैसे जो विनिमय हो रहा है, ठीक है, गैसियस विनिमय हो रहा है इसके फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं, लेकिन जो और नाइट्रोजनी पदार्थ या और ऐसे जो ठोस अपशिष्ट है अब वो या तो जो है प्लांट की जो बॉडी होती है इसमें रेजिन या गोंद के फॉर्म में इकट्ठा हो जाएंगे, या फिर जो जाइलम होता है उनके कुछ जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, ठीक है, वो जो है पदार्थों का आपस में मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। जैसे जो है मनुष्य से बॉडी से बाहर निकल रहा है बिल्कुल वैसे ही कुछ पौधे ऐसे निकल जाते हैं, कुछ पदार्थ, और कुछ जो है स्टोर हो जाता है, कुछ गैस के फॉर्म में निकल जाता है, तो ऐसे होता है। तो ये यहाँ पे दिया गया अंगदान। अब तो जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है
इसमें देखिए, अंगदान एक उदार कार्य है और जिसमें किसी भी ऐसे व्यक्ति को अंगदान किया जाता है जिसका कोई अंग ठीक से कार्य ना कर रहा हो। यह दान जो है वो दाताओं और उनके परिवार वालों की सहमति के द्वारा दिया जा सकता है। अंग और ऊतक दान में दानदाता की उम्र व लिंग मायने नहीं रखता। जो टिश्यूज़ का जो ट्रांसप्लांट होता है वो डिपेंड ये नहीं करता कि लिंग है, अगर फीमेल है तो फीमेल का ही होगा, फीमेल का फीमेल में ही होगा। प्रत्यारोपण किसी भी व्यक्ति के जीवन को बचा सकता है या बदल सकता है। ग्राही के अंग खराब तथा अथवा बीमारी या चोट की वजह से क्षतिग्रस्त होने के कारण अंग प्रत्यारोपण आवश्यक हो जाता है। अंगदान में किसी एक व्यक्ति यानी दाता के शरीर के से शल्य चिकित्सा द्वारा अंग निकाल करके किसी अन्य व्यक्ति ग्राही के शरीर में, ग्राही जो होता है उसके शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। ठीक है। और फिर इसके सामान्य प्रत्यारोपण में कॉर्निया है, गुर्दे, ये नॉर्मली जो प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट होता है उसमें कॉर्निया है, गुर्दे, दिल, यकृत, अग्नाशय, फेफड़े, आंत, ठीक है, और अस्थि मज्जा ये सब शामिल है। यकृत भी ट्रांसप्लांट होता है। अधिकांशतः अंगदान व ऊतक दान दांतों की मृत्यु के ठीक बाद, अंगदान या फिर ऊतक का जो दान होता है वो जो दाता है, ठीक है, जो दे रहा है, उसकी मृत्यु के ठीक बाद होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो है ये, अब जाहिर सी बात है, जो अपना ऑर्गन, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे किडनी वगैरह है वो स्वस्थ मनुष्य जो होता है वो भी दे सकता है, क्योंकि किडनी का अगर एक किडनी नहीं है तभी भी काम चल जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ज़्यादातर जो है ऑर्गन का जो ट्रांसप्लांट होता है वो किसी ऐसे इंसान से जो है होता है जिसकी मृत्यु या तो हो गई हो या फिर ऐसी कंडीशन अगर आ गई हो कि अब वो जी नहीं सकता है। ठीक है। तो ऐसे में जो है दाता, जो देने वाला होता है, वो मृत्यु के ठीक बाद ठीक बाद, जैसे मृत्यु तुरंत हुई, तुरंत बाद जो है डॉक्टर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को मृत घोषित करता है तब। लेकिन कुछ अंग जैसे कि मतलब मस्तिष्क, मृत्यु हुई तो मस्तिष्क तो मृत हो जाता है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे अंग होते हैं जैसे कि गुर्दे हैं, यकृत का कुछ भाग है, फेफड़े हैं इत्यादि, और ऊतकों का जो दानदाता है उसके जीवित होने पर भी किया जा सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे गुर्दे या यकृत का कुछ भाग, ये सारी चीज़ें जो हैं, और या तो फेफड़े हो, फेफड़े का कुछ भाग हो, ये जब व्यक्ति जीवित रहता है तभी भी इसका ट्रांसप्लांट हो सकता है। बाकी जो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अब पूरी यकृत की बात नहीं की जा रही, कुछ हिस्से की बात की जा रही है। ठीक है। तो ये इस तरह से हो सकता है। तो ये था ट्रांसप्लांटेशन की जो है प्रोसेस मनुष्यों में होती है। यहाँ पे ये जो चैप्टर था ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये चैप्टर थोड़ा लंबा इस वजह से भी हो गया क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा टफ थी। ठीक है। हिंदी में लैंग्वेज इसकी बहुत टफ थी, तो फिर भी हम लोग ने डिस्कस किया। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, आप पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।